खैर, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हाजिर हो गए हैं एक नया शो लेके, नए दिन का। आज जो है वो थर्सडे है और वीकेंड इज़ वेरी नियर, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और शायद इसी वजह से सुबह से ना आई एम फीलिंग सो गुड। मैं आज तक वही बच्चा हूँ जिसको जुमेरात से खुशी होना शुरू होती है, जुमे को बहुत ज़्यादा हो रही होती है और फिर वीकेंड आके गुजर जाता है, मंडे को फिर नया दिन शुरू होता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर हम प्लान कर लें ना वीक में कि इस हफ्ते में ये काम करूँगा, तो मंडे थोड़ा सा काबिल बर्दाश्त हो जाता है, बिकॉज देयर इज़ समथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। सुबह मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त से मेरी कुछ किसी मौजू पे बात हो रही थी, तो मैंने सोचा कि एक इंतहाई अहम बात है और मैं इसको आज शो पे ज़रूर कहूँगी। वैसे तो इस तरह के टॉपिक्स हम डिस्कशन के लिए रखते हैं, लेकिन आज क्योंकि सुबह सुबह हम ये बात कर रहे थे और अक्सर ऐसा होता है मेरे दिमाग में अगर कुछ आ जाता है या कोई चीज़ मैं कहीं पढ़ लेती हूँ तो ये मेरे ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है कि मैंने आप लोगों से ज़रूर शेयर करना है। हमारे यहाँ एक मसला, हमारे यहाँ तो बहुत सारे मसले हैं जो बहुत कॉमन है, लेकिन एक ऐसी एक रवैया है या एक प्रॉब्लम है जो बहुत प्रेवलेंट है और तकरीबन हर 10 में से 9 ख़वातीन इस प्रॉब्लम का शिकार होती हैं। वो ये है जॉइंट फैमिली और सास ससुर के मज़ालिम। हम कहते हैं कि नहीं ऐसी बातें नहीं करते हैं और सास माँ की जगह होती है, या जो बच्चे हैं उनको इज़्ज़त करनी चाहिए। मुझे अब मेरी शादी हुई थी तकरीबन कोई 20-19 साल पहले, और मैंने ज़िंदगी का हर फेज़ देखा है। और अब इस एज के हिस्से में आके मुझे एक बात का एहसास ज़रूर हो गया कि चाहे रिश्ता कोई भी हो, चाहे कॉलीग का हो, चाहे दोस्तों का हो, चाहे आपका रिश्तेदारी का हो, चाहे बहू हो, नंद हो, सास हो, कोई भी हो, हमेशा पहल करने, इज़्ज़त देने में पहल करने से इज़्ज़त मिलती है। और जो इज़्ज़त और मोहब्बत में पहल करने का जिसका ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका फ़र्ज़ है, वो उस शख्स का है जो कि होस्ट है। होस्ट कौन होता है? वो शख्स जिसके एनवायरनमेंट में कोई और फॉरेन बॉडी एंटर हो, यानी फॉरेन शख्स अंदर हो। अगर मैं एक बॉस हूँ या मैं मैनेजर हूँ किसी इदारे में, और अगर मैं कोई नई हायरिंग करती हूँ, तो मैं हूँ जो वर्क प्लेस कल्चर डिज़ाइन करी हूँ, मैं हूँ जो डिटर्मिन करूँगी कि इस जगह का एनवायरनमेंट क्या होगा। तो मुझे पहल करनी होगी इज़्ज़त देने में, टीम बिल्डिंग में, मोहब्बत से बात करने में। तो मैं हूँ जिस पर कल्चर डिपेंड करेगा। जो नया आने वाला है वो डिक्टेट या वो डिटर्मिन नहीं करेगा कि मेरे ऑफिस का कल्चर क्या होना चाहिए। तो अगर मैं उस शख्स को, नया आने वाली हायरिंग को, मैं इज़्ज़त से बात करूँगी तो मुझे जवाब में इज़्ज़त मिलेगी। सिमिलरली जब हमारे मेहमान आते हैं तो हम उनसे तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि वाकई किचन में खड़े होकर चाय बना के हमें पिलाएं। हम यही करते हैं कि जो मेहमान आता है हम उसको इज़्ज़त देते हैं, घर में बिठाते हैं, खाना खिलाते हैं, और फिर हम रिटर्न की सोच रहे होते हैं कि यार अब हम इनके घर जाएंगे, भी हमें इसी तरह रिस्पेक्ट देंगे। पर हम क्यों भूल जाते हैं, जब हम किसी की बेटी को ब्याह कर अपने घर लाते हैं, हम ये क्यों एहसास नहीं करते कि इस वक्त हम होस्ट हैं। हम जिस तरह का कल्चर बनाएंगे, हम जिस तरह का माहौल देंगे, एज ए ह्यूमन बीइंग वो रेसिप्रोकेट करेगी, वही चीज़ हमें लौटा कर देगी। खुदारा दूसरों की बेटियों को भले अपनी बेटी ना समझें, सिर्फ ये समझ लें कि अल्लाह की तरफ से मेरे लिए क्या आजमाइश है। क्योंकि हम तो पता नहीं कोई हमारे अनहील ट्रॉमा होते हैं, या हमने पूरी ज़िंदगी शायद जुल्म सतम सहा होता है, तो हम सोचते हैं कि जब आएगी हमारी बहू तो हम उस पर सारा निकालेंगे। या कुछ लोग कहते हैं रिश्ता ही बड़ा पेचीदा है, रिश्ता ही बड़ा ख़तरनाक है। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझते कि आपका कहा हुआ हर लफ्ज़ अल्लाह की बारगाह में आपको पकड़ सकता है। आपका रवैया, आपकी ज़बान से अगर किसी शख्स को तकलीफ़ होती है, या अगर कोई शख्स हमारी वजह से 2 आंसू भी बहाता है, तो अल्लाह ताला के यहाँ इसकी बड़ी सख्त पकड़ है। तो प्लीज़ जब भी किसी की बेटी को अपने घर में लेकर आएँ तो इस बात का एहसास रखें कि ये एक इंसान है, जीता जागता इंसान, जिसकी अल्लाह के यहाँ मेरी शायद बहुत बड़ी पकड़ हो। क्योंकि अब मैं आपको एक और बात बताऊँ, अल्लाह ताला ने कहा है मैं हर शख्स से उसकी रैयत का सवाल करूँगा कि उसके अंडर जो लोग थे, जो रयाया थी, उसके साथ उस शख्स का सलूक कैसा था। हमें ऐसा लगता है कि रयाया बस हुक्मरानों की होती है, कि जो किंग है उसके नीचे जितने सब्जेक्ट्स हैं, अल्लाह ताला उस किंग से सवाल करेगा। हम कहते हैं ना कि लीडरान पता नहीं ऐसे क्यों हैं, इनको एहसास नहीं कि अल्लाह ताला के ने किस बात का जवाब देना है। आप इस बात को समझें कि जो भी आपके अंडर है, आपका सबऑर्डिनेट है, वो आपकी रैयत में आता है, आपकी रयाया है। फॉर एग्जांपल आप कहीं बॉस हैं तो आपके अंडर जितने लोग काम करते हैं, यू आर आंसरेबल फॉर देयर प्रॉब्लम्स, अनआंसरेबल फॉर देम। इसी तरह अगर आप लीडर हैं, आपके अंडर आपके कोई ग्रुप लीडर हैं, आपके अंडर जितने भी लोग हैं, अल्लाह ताला आपसे उनके बारे में सवाल करेगा, जो भी आपके अंडर आता है। सिमिलरली अगर आप सास हैं या ससुर हैं, मैं शौहर की तो बात ही नहीं करी, शौहर को तो अल्लाह ताला ने वैसे भी गार्डियन बनाया। अगर आप सास और ससुर हैं और आपके अंडर बहुएं हैं या दामाद हैं,
सब आपके अंडर है ना, अल्लाह ताला आपसे उनके बारे में ज़रूर सवाल करेगा, तो बहुत बहुत एहतियात कीजिए। दूसरों के साथ हमारा रवैया कैसा है, स्पेशली जो लड़की हम ब्याह कर लाए हैं हम उसको किस तरह से रखते हैं, क्या वो 20 साल के बाद भी वो बेचारी खुद भी अनहील ट्रॉमा का शिकार होती है। और आखिरी बात ये कि वो जो औरत हम लाए हैं अगर हम उसे इज़्ज़त देंगे तो वो हमारे आने वाली नस्लों को सही से पाल सकेगी। हम उस बेचारी की मेंटल हेल्थ वो करके छोड़ते हैं कि फिर वो अपने बच्चों पर गुस्सा निकाल रही होती है, उनको मार रही होती है या मेंटल हेल्थ इशूज़ का शिकार हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि ये तो है ही पुअर, इसे तो बच्चे भी नहीं संभल रहे। और ये एक इंतहाई बकवास किस्म का विशियस साइकिल है जिसमें हम फंसे रहते हैं। वही फिर वो मेंटल हेल्थ के शिकार औरत बड़े होकर सास बनती है, वो भी एक अजाब सास बनती है। तो आप अगर आपके घर में बहुएं हैं तो आज से कोशिश कीजिए अपना रवैया देखें, छोड़ दीजिए कि वो लड़कियां कैसी हैं और ये लेबल लगाना छोड़ दीजिए कि आजकल की लड़कियां। नहीं भाई, जब मैं बच्ची थी ना और मैं जब अपनी अम्मी और उनकी दोस्तों की बातें सुनती थी तो वो भी कहते थे आजकल की लड़कियां, उससे पहले हमारी नानी भी कह रही होती थी आजकल की लड़कियां। तो सब औरतों को लगता है कि आजकल की लड़की सही नहीं है। हम खुद ठीक नहीं होते। आप जैसे खुद हैं आपको पूरी दुनिया वैसी ही लगती है, चाहे आप उम्र के किसी भी हिस्से में हो। सोचिएगा ज़रूर और ये सोचिएगा कि मैं अपनी बहू के साथ क्या कर रही हूँ। मैं इस वक्त बहुओं की तरफ से इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने अक्सर ख़वातीन को पिसते देखा और यही बहुएं जब सास बनती है तो फिर वो पीसती हैं। तो जनाब आप ब्रेक करें सर्कल को और कोशिश करें कि जो हुआ सो हुआ, आने वाले वक्त को हम खुद अपने हाथ से ठीक कर सकते हैं। मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मैं पहुँचूँगी किचन में और एक होम शेफ़ मौजूद हैं जो कि हमारे साथ पहले भी थी और देखेंगे कि वो आज क्या बना रही हैं। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं मौजूद हूँ किचन में और मेरे साथ एक होम शेफ़ मौजूद हैं जो कि हमारे शो में पहले भी आई थी। उन्होंने बड़ी मज़ेदार कुछ चीज़ें बोहरा फूड उन्होंने हमें बनाना सिखाया था। एक बोहरा फ्राइड चिकन थी एंड देयर वाज समथिंग सेफ पूरी। मैं उनसे अभी आपको मिलवाती हूँ। इरम ज़ुहैर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है इरम? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। नहीं, बिकॉज वी एंजॉयड लास्ट टाइम सो मच, तो हमने कहा आपको फिर बुलाते हैं। मुझे you. ये बताइए, दोबारा आके कुछ फ़र्क महसूस हो रहा है? हाँ, क्या? उसी तरीके से बेहतर लग रहा है लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। उसी तरीके से बेहतर लग रहा है तो पहले भी मज़ा आया था? बहुत। चलो गुड, ज़बरदस्त। अच्छा ये मुझे बताओ, चलो बिफोर वी स्टार्ट कि क्या लास्ट टाइम फीडबैक फैमिली वालों ने क्या कहा कि इरम कैसी लगी थी, कैसी कुकिंग की? बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा था। मुझे खुद यहाँ पे इतना मज़ा आया कि मैंने घर जाके जब उनके फीडबैक देखे, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। चलो गुड, ज़बरदस्त। जी, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने वापस मुझे बुलाया और आई एम बैक विद न्यू रेसिपीज़। आज क्या बना रहे हम? मैकरोनी सैलड और लेटर ऑन सैंडविचेस। वो कौन से सैंडविचेस हैं? मतलब आप स्कूल लंच बॉक्सेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो ब्रेकफास्ट में प्रेफर करें, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, चिकन सैंडविचेस। वो चिकन सैंडविचेस हैं और अभी हम मैकरोनी सैलड बना रहे हैं। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट इरम, आपने मुझे बताया था कि आप ऑर्डर्स भी लेती हैं। जी। इरम किस नाम से करती हैं आप? मेरा पेज है हाउस ऑफ टेस्ट बाय इरम ज़ुहैर इंस्टाग्राम पर और मतलब होम शेफ़ मतलब वीकली और मंथली, लेकिन ये कि मुझे एटलीस्ट वीक पहले, बिकॉज़ माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत बिजी रहता है। तो मैं घर से एटलीस्ट अ वीक बिफोर। अगर तो बड़े ऑर्डर्स हैं जैसे 50 प्लस हैं। अच्छा, यू टेक दैट बिग ऑर्डर्स आल्सो, प्रॉपर केटरिंग? जी। वाओ, तो डू यू हैव हेल्प? जी। ओके, ऑसम। लेकिन वो मेरे थ्रू ही होता है सारी चीज़ें। यू आर द हेड शेफ। जी, तो इसीलिए मैं मेक श्योर करती हूँ कि अगर आप वीक पहले जैसे मुझे ऑर्डर दे दें, ताकि फिर मैं, अगर आपका बड़ा ऑर्डर है तो फिर मैं उसके साथ कुछ नहीं लेती, ताकि मैं अपना बेस्ट जो है दे सकूँ। सो इट्स लाइक। एंड हाउ लॉन्ग यू बीन वर्किंग? इट्स बीन अ ईयर। इट्स बीन अ ईयर और अच्छा रिस्पांस है। बहुत। ओके, ब्रिलियंट। जैसे बहुत सारी खवातीन कह रही होती हैं मैं घर से बैठ के क्या करूँ, और ये भी कहते हैं कि मैं काम करूँगी भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऑर्डर्स तो आते नहीं। तो इरम इज़ एन एग्जाम्पल फॉर हर चीज़ को वक्त लगता है और आई थिंक क्वालिटी और टेस्ट पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल, शुरू में आप एज अ शेफ़ भी मिस्टेक्स करोगे क्योंकि आपके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है, डिलीवरी सारी चीज़ें, बट अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा करके बहुत अच्छा। और आपने हिम्मत नहीं हारनी है और परफेक्शन की तरफ। हाँ, ये मत सोचें कि, और हाँ, क्लाइंट्स में भी होते हैं कि बहुत अच्छे फीडबैक होते हैं, बट कभी कभी नेगेटिव भी ले लेना चाहिए। हाँ, तो उसमें क्रिटिसिज्म भी थोड़ा सा है, बट वो आपको मज़ीद इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाती है। मतलब उसको दिल पे लेके ये नहीं कि हाँ, बिकॉज 10 में से शायद 9 लोग बहुत पसंद करेंगे,
एक को मिर्ची कम ज़्यादा, सो डोंट वरी, आप उनसे पूछ लीजिए। और फूड एवरीवन हैज़ देयर ओन टेस्ट, तो उसमें तो होता है। अच्छा भाई, अब हम बना रहे हैं मैकरोनी सैलड। इरम क्या क्या लिया, इंग्रेडिएंट्स बताइएगा हमें। ये हाफ पैकेट एल्बो मैकरोनीज हैं, ठीक है, आप कोई भी अच्छे ब्रांड की ले लीजिए। अब आप लेंगे, अगर मैंने ये हाफ पैकेट मैकरोनी ली है, उसके साथ 1 कप दही, 1 कप मेयोनीज, हाफ पैकेट की मैं आपको बता रही हूँ, चीनी जितना आपको मीठा चाहिए, सॉल्ट टू टेस्ट, ब्लैक पेपर, कुटी हुई लाल मिर्च, और 3 इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए वेजिटेबल्स में, आप अपने हिसाब से और ऐड कर सकते हैं। मैंने लिया है कॉर्न, शिमला मिर्च एंड क्यूकम्बर्स। कॉर्न, शिमला मिर्च और क्यूकम्बर्स बारीक बारीक आपने जी क्यूकम्बर्स और वो देखिए, कॉर्न और शिमला को मैंने बॉईल किया था। आधा इसमें तकरीबन समझ लीजिए ये 1 कप जितना आपका बनना चाहिए। ठीक है। अच्छा, स्वीट कॉर्न जो बने बनाए आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, देन यू डोंट हैव टू बॉईल इट। राइट। तो अगर मेरे पास वो फ्रोजन कॉर्न्स पड़े हुए तो मैं वो थोड़े से ले लिए। शिमला मिर्च आई थिंक छोटी एक है, आधी लग रही है मुझे जी। एंड यू बॉइल्ड शिमला मिर्च, व्हाई? मुझे बहुत क्योंकि वो अच्छा soft टेस्ट, लगती है? सॉफ्टेस्ट लगती है। अगर तो आपको बहुत ज़्यादा crispy नरम तो नहीं हो चाहिए, जाएगी? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको क्रिस्पी समझो चाहिए, ब्लांच कर लें बस आप, हाँ, हल्का अगर सा आपको निकाल। वैसे फोल्ड पसंद है आप वो कर लें। मुझे जो ज़्यादा अच्छी लगती है वो सॉफ्टनेस पे अच्छी लगती है, तो क्योंकि फिर ये क्रंची खीर आपके की तरह? पास नहीं, क्रंची खीरे आपके की तरह, पास खीर क्या कह आएगा, रही। खीरा। खीरे की तरह ये, हाँ, मतलब वैसे crunchy नहीं आमतौर होगी। पे सख्त होती है ना शिमला जी। मिर्च, तो ये हल्की सी soft। हल्की सी बॉईल कर दें, यहाँ तक कि जो आपके पास फ्रोजन कॉर्न है ना, उसको हल्का सा बॉईल कर लें, तो एक सॉफ्टनेस आ जाएगा, जो क्रंचीनेस आएगी वो आएगी खीरे की। अब आप इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, रेड बीन्स भी ऐड कर सकते हैं। Now But you can add मेरी whatever you जो want. आपका दिल करे, बट मेरी रेसिपी में But no fruits? यू कैन, आप एप्पल कर दो, पाइनएप्पल कर लो, लेकिन फिर वो है कि आप, क्योंकि आपने शक्कर इस्तेमाल की ना, जी। तो सिंस इट विल बी थोड़ा स्वीटिश की तरफ होगा इसका टेस्ट, तो वी कैन एप्पल ऐड। बहुत पसंद करते हैं, पाइनएप्पल्स जो टिन में आते हैं या जो फ्रूट टिन होते हैं, हाँ, अगर आप फ्रूट टिन डाल रहे हो तो आप चीनी माइनस कर देना। सही है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है दही, क्रीम, चीनी, नमक और ये सब आप बता रही थी कि आपने मिला मैंने के ऑलरेडी। इसको ब्लेंड कर दिया, तो ये इस किस्म का टेक्सचर बनेगा। इसमें बहुत- मेयोनेज नहीं जाएगी? नहीं, नहीं, मेयोनीज नहीं जाएगी। इट्स क्रीम, दही, शुगर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, कुटी हुई लाल मिर्च। सही है। अच्छा, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है क्योंकि आई हैव नेवर हैड अ सैलड जिसमें दही और क्रीम हो और वो ना हो मेयोनेज। यूजुअली मेयोनेज हाँ, होती लेकिन है। देखिए ऐसा होता है कि मेरे पास वक्त के साथ साथ कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो चाहते हैं कि वो डाइट पे जाएं, ठीक है, तो उनका आप ये माइनस कर दीजिए, शुगर माइनस कर दें। राइट राइट। आप ये चीज़ों में से ऐसा कुछ भी नहीं है, दही या लो फैट योगर्ट इजीली अवेलेबल है, तो मैं कुछ ऐसा काम करती हूँ कि किसी की जो रिक्वायरमेंट्स है आप हटा दीजिए अपनी इंग्रेडिएंट और वो। सही है। अब हम इसमें ये दोनों चीज़ें मिलाएंगे एंड आवर सैलड इज रेडी। जी। अच्छा, एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा। जी, बोलें। ये जो पेस्ट है ये थोड़ा सा बैकअप पे रखिएगा। अगर आपने इसको पहले से जैसे असेंबल कर दिया, मैं आपको डू यू बताती हूँ। वांट जी, दिस the एक्स्ट्रा black स्पून, द ब्लैक वन? one। जी प्लीज़। तो अगर आपने इसको पहले से असेंबल कर दिया, तो ये आप सॉस तब डालिएगा जब आप सर्व कर रहे हो, क्योंकि ये मैक्रोनी है ना, तो वो सारा, मतलब वो कहते हैं ना, ऑब्जर्व पूरा कर लेगी, तो वो थोड़ा आपको लिक्विड ही नहीं आएगा। और अगर मैं थोड़ा लिक्विड करना चाह रही हूँ तो कैन आई ऐड अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क? जी, पानी क्योंकि भी डाल क्रीम सकते है हैं ना, हल्का सा। पानी भी, क्योंकि दही भी है। जी, अच्छा। पानी भी हल्का सा डाल सकते हैं, दूध भी डाल सकते हैं, जो आपका दिल करे। अच्छा, मुझे बताएं, अक्सर लोग जब मैकरोनी या स्पेगेटी को बॉयल करते हैं तो वो हो जाती है स्टिकी, वो चिपक जाती है, उसका क्या तरीका है? बॉईल कर लिया, बॉइलिंग वाटर में आप एक तो डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। मैं कर देती हूँ जब तक आपके लिए हेल्प, आप हमें बताएं। आप बॉइलिंग वाटर में डालोगे थोड़ा सा ऑयल, ठीक है, नमक। जब आप उसको स्ट्रेन कर दोगे तो आपने ठंडे पानी में रन करके, मैंने इसमें देखिए आपको हल्की सी शाइन नज़र आ रही होगी। हाँ, बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप ऑलिव ऑयल डालें
या आप नॉर्मल वंस इट वाज बॉइल्ड, आपने पहले उसको छन्नी में रखा, स्पेगेटी उसमें पास्ता उसमें निकाला, ऊपर से नल खोल दिया, पानी से नल खोल दिया ठंडा, और आपने पूरा खोल लिया, जी, धो लिया अच्छी तरह। एंड में आपने इसको ऑलिव ऑयल या और एनी ऑयल आपने ड्रिजल किया और फोल्ड करके फ्रिज में रख दें। अब ये नहीं चिपकेगी, ये कल तक नहीं चिपकेगी। ज़बरदस्त। नाउ वी आर एडिंग द ड्रेसिंग टू इट। जी, इसी से करनी है? अच्छा, है आपके पास स्पून? तो अब मैं क्योंकि इसको थोड़ा सा पीछे छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे वो रनी पसंद है, बट अगर सबको जैसे होता है ना कि पूरा ही इस टाइप का चाहिए कि स्टिकी हो, तो फिर आप पहले से डाल के इसको सुबह भी बना सकती हैं और इसको अच्छा चिल्ड सर्व करिएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है। स्वीट होगी? ये स्वीट होगी बिकॉज शुगर एडेड है। और अगर आप इसमें फ्रूट्स ऐड करते हैं, एप्पल, पाइनएप्पल, तो यू डोंट हैव टू ऐड शुगर। कौन-कौन से फ्रूट्स हैं जो हम ऐड कर सकते हैं? कीवी, या कीवी, पाइनएप्पल, एप्पल्स, ऑरेंजेस। ऑरेंजेस भी ऐड कर बहुत सकते हैं। हेल्दी लगता है, बहुत ठंडा। देन यू डोंट नीड टू लाइक ठंडा ठंडा, रिफ्रेशिंग। गर्मियों में बहुत मेरा चलता है ये, गर्मियों में लोग बहुत ये चीज़ बनवाते हैं मुझसे। जी, तो अच्छा, हम जो हैं वो अगर ऑलिव ऑयल नहीं है और कीवी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मत डालिए। जो फ्रूट सीजनल जो अवेलेबल हो, इवन अगर ग्रेप्स अवेलेबल हो। आई थिंक एप्पल आसानी से, अनार भी आ सकता है ना? अनार में कुछ लोग जैसे उसका बीज होता है, हाँ। वो अनॉय करता है, बिकॉज अगर आप खा रहे हैं तो ठीक है। हाँ, लेकिन अनार ना खूबसूरत बहुत बनाता है हर चीज़ को, बिकॉज इट हैज़ ब्यूटीफुल अपीयरेंस, टेस्ट भी अच्छा होता है। लेकिन जैसे एक बात है कि ये मुझसे ज़्यादातर पेशेंट्स भी बनवाते हैं जिनको सालन रोटी या नहीं इस टाइप का खाना होता है। जी, we are done। अच्छा, आप तो ऐसे चमचा रख के पीछे हो गए, जैसे नहीं आते हैं वाइवा लेने या इंस्पेक्शन करने के, हाँ भाई हो गया, तो बच्चा एकदम सब कुछ छोड़ देता है। टाइम्स आप मुझे अल्लाह अभी तक नाइट में जाता है। अगर इसमें हल्का सा ऐसे लाल मिर्च के फ्लेक्स डाल दें वही, और एक वो डेकोरेटिव पर्पस के लिए। जी, वो तो आपने जब जैसे सर्व करना है ना, तो मैं उसमें ज़रूर करूँगी। फिर ये भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी ये चिली फ्लेक्स पसंद है, और ये इसका टेस्ट बहुत। मेक श्योर कि आप चिली फ्लेक्स लें, कुटी हुई लाल मिर्च। अगर पेपरिका हो, वो भी ले पेपरिका की क्योंकि मिर्च नहीं होती सबसे अच्छा इसका फ्लेवर इससे आता है। राइट। चलो, वी आर डन विद आवर मैकरोनी सैलड, झटपट तैयार, आसान। के साथ बहुत अच्छा। आई थिंक यही रखते हैं ताकि ये ऐसे नज़र आ जाए। सैंडविचेस के साथ भी है, मुझे लगता है कि इस तरह की सैलड्स हर खाने के साथ। आप फ्रिज में इसको रख दीजिए, आप लंच में, डिनर पे, and और शाम की जो आपको भूख लगती है, हल्की फुल्की भूख में, स्नैकिंग में बहुत अच्छा। हाउ अबाउट हम इसमें तो चिकन क्यूब्स या चिकन स्मोक चिकन, जितना आप डालना चाहो, जितना मसाला डाल दें उतनी अच्छी लगेगी। ओके, ऑसम। अच्छा, हमारी सैलड बन गई है और ब्रेक के बाद हम अपने सैंडविचेस बनाएंगे, तो इस तरह हमारा जो फुल मील आज रेडी हो जाएगा। क्योंकि सैंडविचेस हम चिकन सैंडविचेस बना रहे हैं, तो वी डिड नॉट ऐड चिकन इनटू इट। और बिल्कुल इसी तरीके से ऑर्डर्स मुझे आते हैं, सैलड एंड सैंडविचेस और बर्गर्स और सैलड। और आज हमारे लिए है दोपहर के खाने में चिकन सैंडविचेस एंड दिस यमी लुकिंग सैलड। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद में आती हूँ तो हम लोग सैंडविचेस बनाते हैं, मगर थोड़ा सा लंबा ब्रेक है। आप आराम से बैठ के हमारा शो एंजॉय कीजिएगा हमारे साथ। अब मैं अपने कैमरा पे आ जाऊँ। हम सबको ना बचपन में ऐसा लगता है कि यार ये क्या, बड़ों को बूढ़ा होने से घबराहट होती है। जब हम खुद एज करने लगते हैं और जब फर्स्ट रिंकल आता है या स्माइल करते हैं तो एक्स्ट्रा हमारी आंखों के क्रोफीट आने लगते हैं ना, हमें घबराहट होती है। हर इंसान अपनी जवानी प्रिजर्व करना चाहता है, चाहे वो कहे या ना कहे, क्योंकि हम अपने आप को अच्छा देखना चाहते हैं। आजकल बड़ी बात हो रही है एज प्रिजर्वेशन पे, एज रिवर्सल पे, तरह तरह की टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें बोटॉक्स और फिलर्स और ये तमाम चीज़ें तो बहुत ही टॉप पर हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम देख रहे हैं कि यार इन्होंने पता नहीं क्या क्या करवाया, अचानक से इतने जवान हो गए। कुछ दिन पहले मैं इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देख रही थी, उसमें टर्की का कोई वो था, कॉस्मेटोलॉजी सैलॉन था कुछ, उन्होंने ना बिफोर आफ्टर की बहुत सारी तस्वीरें लगाई हुई थी, तो नीचे उनके पास रियल पेशेंट्स की पिक्चर थी। अब यकीन माने कोई जादू की छड़ी थी, क्या कमाल काम हुआ हुआ था। फिर वो लिख रहे थे कि यहाँ पे हमने ये किया है, इधर हमने ये किया है। मगर मुझे कभी कभी लगता है कि हमें इस पूरे शोर में, इस जवान लगने की उसमें ख्वाहिश में, हमने अपनी एज को एम्ब्रेस करना अब हमें डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि बूढ़ा होना या एज करना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल अब है तो हमने एक
डॉक्टर साहिबा को बुलाया है जो कि यही काम करती हैं, लोगों की एज प्रिजर्व करती हैं, उनको हेल्प करती हैं जवान और हसीन दिखने में। तो हम इनसे बात करेंगे कि बगैर सर्जरीज़ के क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम लंबा अपनी एज को प्रिजर्व कर सकें और फिर हम उससे मुस्तफ़ीद होंगे, और हम तमाम लोग जो 40 से ऊपर हो रहे हैं उनको कोई ना कोई ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना अगर आप जानना चाहते हैं कि अपनी जवानी को कैसे प्रिजर्व किया जाए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंने एक बात अभी कही कि हम सब जो हैं वो जवान लगना चाहते हैं, खूबसूरत लगना चाहते हैं। खूबसूरत आपको, चलें एक छोटी सी बात है वो ज़रूर करूँगी, फिर मैं डॉक्टर साहिबा के पास ले जाती हूँ। हम जैसा अपने बारे में फ़ील करते हैं लोग हमें वैसे ही देखते हैं। अगर आप अपने आप को इनकॉन्फिडेंट यानी कि अपने अंदर इत्मीनान महसूस नहीं करेंगे तो लोग भी आपको ऐसे पूरे इत्मीनान इंसान नहीं देखते। इसी तरह अगर आप अपने आप को कमतर समझते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप खूबसूरत नहीं हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी भी इतना अच्छा लगने लगता है कि लोग भी आपको खूबसूरत नहीं समझते। तो खूबसूरत या हैंडसम दिखने की पहली शर्त यह है कि आपको यकीन हो कि आप अच्छे लग रहे हैं। दूसरा, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। एक शख्स किसी के लिए बहुत खूबसूरत होता है, दूसरे को वो सानवी बिल्कुल एक आम सा लग रहा होता है। तो खूबसूरती का कोई पैमाना नहीं। अब आते हैं एज के ऊपर कि क्या हम बढ़ती हुई उम्र में अपनी एज को रिवर्स कर सकते हैं या रोक सकते हैं, या एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं ताकि हम काफ़ी अरसे तक, कोई 60-70 साल तक जवान और पुरकशिश नज़र आएँ। अगर इस बात का कोई आंसर है तो हम अभी जानते हैं। मैंने इन्वाइट किया डॉक्टर गजाला जीवानी को, जो पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं। हमने बोटॉक्स और फिलर्स पर बात की थी। अब हम बात करेंगे कि क्या बढ़ती हुई उम्र में ओल्ड एज जो लोग हैं वो जवानी किसी तरह दोबारा हासिल कर सकते हैं या रोक सकते हैं। तो इसका जवाब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी महविश? बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा तो बताएं गजाला, आपको अभी वो आना शुरू हुई टेंशन के ये लटक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, या नहीं? अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हो रहा? अभी तक आप खुश हैं कि बस जैसा चल रहा है? आई एम वेरी हैप्पी विद। ऑल्दो आपका काम ही यही है। मेरा काम यही है, बट मुझे लोग आके कमेंट्स देते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी एज क्या है? हाँ। यू लुक यंग, जबकि मेरी एज ज़्यादा है, फिर भी लोग कहते हैं कि आपकी उम्र जो है वो कम लग रही है। तो थोड़ा जीन्स का भी असर होता है? जीन्स डिपेंड करता है, आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जीन्स भी और आपका लाइफस्टाइल। अच्छा भाई, ये बताइए कि आजकल लोगों के अंदर ऑब्सेशन हो गया जवान दिखने का, और इस चक्कर में हम इतने बेदरीग इस्तेमाल कर रहे हैं बोटॉक्स का, फिलर्स का, और जो सारे इवन वो कौन थे एपेस्टोस थ्रेड्स क्या कहलाते हैं? जी, थ्रेड्स, हाँ, उससे सब तो सब एक फैक्ट्री से निकली हुई ख़वातीन लग रही हैं। हर किसी के लिफ्ट हुआ हुआ फेस, नाक ऐसे राइनोप्लास्टी करवा रहे हैं। तो मुझे बताएं कि ये तो चले इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं जो कि हम सुई अंडर द नाइफ जाना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम जवानी से ही अपना कुछ ख्याल रख लें कि हमारी एजिंग स्लो हो जाए, या हम इस तरह से बात करते हैं कि क्या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एजिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं? पहले हम इस पर बात करते हैं फिर। महविश, लोगों के अंदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को लेके अवेयरनेस है, हेल्थ को लेके अवेयरनेस नहीं है। क्या बात, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि एक 25 साल की बच्ची या बच्चे को शुगर खाना बंद कर देना चाहिए या वाइट पॉइज़न लेना बंद करना चाहिए, ठीक है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा उन लोगों के लिए इस बात को समझना इसलिए भी नहीं क्योंकि एक तो हमारे टेस्ट बड्स ऑलरेडी जो है वो डेवलप हुए होते हैं कि जी हमें खाने के बाद मीठा भी खाना है, हमें आइसक्रीम भी खानी है, तो हमें हलवे भी खाने हैं, तो चाय भी मीठी चाहिए, ठीक है। बट एक सर्टेन एज के बाद आपकी बॉडी का ग्लाइकेशन जो रेट होता है वो इंक्रीज़ होना। ग्लाइकेशन बेसिकली होती क्या है? ग्लाइकेशन ये होती है, ये आपका बॉडी का एक प्रोसेस है जिसमें आप ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देते हैं अपनी बॉडी में, और वो नेचुरली बढ़ना शुरू हो जाता है जब आप कुछ ऊपर से इनटेक कर रहे होते हैं, ठीक है। उससे बचने के लिए आपको ये सारी चीज़ें कट ऑफ करनी पड़ती हैं जिससे आपकी एज रिवर्स होना शुरू हो जाती है। यानी कि अगर आप शक्कर छोड़ दें, अगर मैदा छोड़ दें, मीठी कोई भी चीज़, मीठी सब्जियां छोड़ दें, ठीक है। हाँ, जैसे तूरी हो गई, लौकी हो गया, ये सब कुदरती में होता है। हाँ, मतलब लिमिटेड वे में आप सब कुछ खा सकते हैं, बट शुगर को जो है वो कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप मीठा ना खाएं, आप देखिए आपके रिवर्स हो जाएंगी सारी चीज़ें। Really? जी बिल्कुल। और आपका फ़ोन बज रहा है?
चलें, इनको कभी कहते हैं मैंने भी थोड़ी देर पहले इनसे कहा आपका फ़ोन जो है वो साइलेंट है, कहा जी बिल्कुल। I'm sorry. फिर क्या होता है? हाँ अच्छा, अब आपने शक्कर कट डाउन कर लिया? हाँ, शक्कर को कट डाउन कर दीजिए और आप देखिए उसकी एक मिरेकल हैपनिंग्स होती हैं, ठीक है। आपकी स्किन इतनी कोई ज़बरदस्त, आप 70 साल की उम्र में भी आप 40 इयर्स के लगे। लोगों जिस तरह मैं 70 साल में 40 की लग रही हूँ। नो नो नो, आप 70 साल की चले, मैंने कहा ऐसे लोगों को you look so young, but शुगर को कंट्रोल करना, तो फिर पहली उसके- चीज़ ये हो गई कि हाँ, अगर हम अपनी शक्कर को और मैदे को, वाइट आप सारी चीज़ों में नमक भी आता है, नमक भी आता है जिसको वाइट पॉइजन कहा जाता है। वाइट पॉइजन कहा जाता है ना, ये नमक, सफ़ेद नमक। अगर आप नमक इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो पिंक सॉल्ट इस्तेमाल कीजिए। हमारा पाकिस्तान अबंडेंट है, अबंडेंस में है पिंक बिल्कुल। सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट लेके आता है। जी, जी। तो जो पिंक सॉल्ट है वो इस्तेमाल करें। आप गुड़ इस्तेमाल करें शक्कर की जगह, या वो भी ना आप करें? लेना चाहते हैं थोड़ा Stevia? बहुत तो नो 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 नो, नहीं। आर्टिफिशियल फ्लेवर, stevia तो आर्टिफिशियल plant नहीं है। शुगर, नो। अच्छा, नहीं करें। प्लीज, ये एक सर्टन, देखिए ये भी हर myth है। किसी भी चीज को ज्यादा लेने से आपको प्रॉब्लम होगी। हमारे यहाँ तो लोग, मतलब आम जबान में कहूँगी, पागल हो जाते हैं। क्यों पागल हो इस जाते तरह हैं? तो हमारी पौधे उगा bread- रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, नहीं, मतलब मैं हर चीज वापस उधर आ रही हूँ जी। वाइट पॉइजन की तरफ। तो ये जो डबल रोटी का स्लाइस है, जो हम सुबह डबल रोटी खरीदते हैं, वाइट ब्रेड, ये भी फिर बहुत हार्मफुल हो गई। एग्जैक्टली और ये हमारा mandatory नाश्ता है। बिल्कुल। और अगर इसकी जगह पे आप एक छोटा सा पराठा बना के खा लेंगी ना, वो ज्यादा हेल्दी है आपके ये 2 स्लाइस ऑफ लाल आटे का। लाल आटे का बनाइए, चक्की के आटे का बनाइए। फाइबर आपकी बॉडी को चाहिए। लोग कहते हैं कार्ब बंद कर दो जी, रोटी बंद कर दो, ये हाँ, बंद बेकार की क्या बात है। दुश्मनी है? हमारी बॉडी को ज़रूरत है। हमारी पूरी स्किन जो है वो फाइब्रोब्लास्ट से बनी हुई है। वो फाइब्रोब्लास्ट के लिए आपको फाइबर चाहिए, वो आपको हेल्प करेगा, स्टिमुलेट करेगा। एक हार्मोन होता है, एक फाइब्रोब्लास्ट होता है जिसका नाम होता है हॉर्मेसिस। हॉर्मेसिस जो है वो भी आपकी बॉडी के लिए रिवर्सिबल एजिंग का काम करता वो है। कैसे हासिल होता है? उसको कैसे करेंगे? आप अपनी एक्सरसाइज, एक तो होती है फास्टिंग। जो फास्टिंग आप कर रहे होते हैं, जैसे रमज़ान में आप रोज़े रख रहे होते हैं, आप ईद में देखें तो चेहरे पर जो रौनक आती है उसकी सारी तो हमारी, क्योंकि रिलीजियस उसके तो हम कहते हैं जी रोज़े नूर आ रखे थे गया, तो इसलिए हाँ। नूर आ गया। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, इतनी लंबी फास्टिंग करने से आपकी बॉडी के जो सेल्स, आपकी बॉडी वही सेल्स खा खाना रही शुरू होती है, होती है, खाना हाँ, शुरू हो जो जाते extra होता हैं, है। जो कि वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और फिर न्यू सेल्स बनना तब शुरू detox होते हो हैं। जाती है body। एग्जैक्टली, ठीक है। और ये फास्टिंग बहुत ज़्यादा जो है वो हॉर्मोन्स के लिए अच्छी रहती है। राइट। दूसरा एक्सरसाइज, ठीक है। अब वो एक्सरसाइज किस तरह से हो? एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, मतलब आप बहुत अच्छी सी वॉक करें, अपने आप को एक्टिव रखें, एक तरफ बैठ के 2 घंटे के लिए टीवी ना देखें, चलते फिरते रहें, उससे भी आपके हार्मोन्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। थर्ड क्या होता है? टेम्परेचर थेरेपी। टेम्परेचर थेरेपी क्या है? अगर कूलिंग थेरेपी आप लें कोल्ड में जो नॉर्थ साइड पे लोग रहते हैं उनके ज़्यादा देखेंगे आपके रिंकल ज़्यादा हो रहे होते हैं, उनको जो है वो बॉडी ऑर्गन्स भी उनके थोड़े से उस तरीके से काम कर रहे होते हैं, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं। उसमें अगर आप उनको छोड़ के और आप अगर टेम्परेचर थेरेपी में सौना की तरफ आ जाइए, ठीक है, आप अपनी बॉडी को गर्म करें, बॉडी को गर्म करें, उससे भी आपकी रिवर्सिबल। आप देखिए जो लोग एथलीट, सबसे ज़्यादा देखिए जो मासियाँ घरों में काम करती हैं, या पुराने ज़माने की जो औरतें होती थी जो अपने हाथ से कपड़े धोती हैं, मसाला भी अपने हाथ से कूटना है, सब कुछ करना है, उनके स्किन के ऊपर पिगमेंट होगी क्योंकि सन एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है, वो एक अलग चीज़ है। बट उनकी स्किन ओवरऑल बहुत अच्छी होगी, टाइट होती ठीक है, टाइट होती है, बहुत टाइट। आप उनकी बॉडी को हाथ भी लगा लें तो आप तो कहेंगे इस तरह कि जो हमारा एसी में बैठने की आदत है वो भी हमारी एजिंग Exactly. में, ओह माय गॉड, ठीक है। और कॉन्सेप्ट लोगों ने, और मिथ्स देखिए, लोग ये कहते हैं पोर्स ओपन हो गया है ना, एसी में बैठ जाओ पोर्स बंद हो जाए। हाँ। ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अपनी बॉडी को समझिए, पढ़िए, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर शख्स जो है वो डॉक्टर बन जाए, एक किताब उठा के ले आए हमारी MBBS की और पढ़ना शुरू कर दे, नहीं। बट आजकल इतना ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आप सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, आपको गूगल पे हर चीज़ मिल जाती है। तो अभी तक जो आपने कहा कि हमारी एजिंग में हमारा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है सारा वाइट पॉइजन, Yes. जो कि शक्कर है, नमक है, मैदा है।
वो और हमारी हर चीज़ उसी से बनी हुई है। दूसरी बात आपने कही कि एक्सरसाइज करें और फास्टिंग करें। अच्छा, इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग भी है? डिपेंड करता है। हम रमज़ान में तो जो है वो हमारा 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे की तो वैसे ही फास्ट कर लिया करें, सुन्नत भी हो जाएगी। फास्टिंग करने से बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, ठीक है। और तीसरी आपने कहा कि बहुत ज़्यादा एसी में रहने से बचें, कोशिश करें कि गर्म बॉडी को। ठंड में जो है वो ठीक नहीं है, आप इतना ज़्यादा दैट एजेस योर बॉडी। फिर अंदर के ऑर्गन्स भी खराब होता है, सब कुछ खराब हो जाता है। एजिंग मीन्स ओवरऑल सब कुछ, ठीक है, सिर्फ स्किन नहीं जो सुपरफिशियल नजर आ रही है, अंदर से हमारे ऑर्गन्स भी तो जवान होने चाहिए। तो बस अब मैं घर जाके सबको कह दूंगी कि अब इस गर्मियों में एसी में कोई नहीं बिल भी कम आएगा। बिल कम आएगा। और दूसरी बात, आपको पता है कि अभी हमारे यहाँ बहुत से रिसर्चेस हो रही हैं। अभी इंग्लैंड में एक डॉक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च की है जिसमें वो अभी तो माइस के ऊपर वो अपने प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं कि उनकी आंखें जो है वो एक 20 साल के बच्चे की तरह कैसे काम कर सकती हैं, एक बूढ़े की, मतलब इस तरह से वो रिवर्स। मैं देख रही थी इंस्टाग्राम पे कि एक औरत किसी का इंटरव्यू कर रही थी और वो कह रही थी कि वो आदमी बड़ी उम्र का आदमी बैठा था, वो कहती है आप अपनी एज रिवर्सल पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अभी मैं अभी तक मैं 20 इयर्स पीछे ला चुका हूँ एंड आई एम एमिंग फॉर 20-year-old मैन एंड ही वाज प्रॉब्ली 65। तो ये सब काम हो रहा है और सक्सेसफुल हो रहा है। अभी इसकी और रिसर्चेस होना बाकी हैं, मगर अभी ये काम होना शुरू हो गया है। वहाँ के लोगों में अवेयरनेस आना शुरू हो गई है, क्योंकि वो लोग अपने जो वो न्यू प्रैक्टिकल करते हैं या न्यू थ्योरी लेकर आते हैं उसको लोगों के साथ शेयर किया जाता है। हमारे यहाँ पर तो हम शेयर भी नहीं करना चाहते हैं। अगर मेरे पास कोई एक पेशेंट आएगा, मैं उससे एक अच्छी बात करके तो 10 में फजूल किस्म की बातें करके जो है वो उसको अपने पास लेने की कोशिश करूंगी। मैं अपनी बात नहीं कर रही, पर लोग करते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, शी वाज लाइक कि मैं इतने पैसे दे दूंगी, इतने पैसे दे दूंगी, मैं ये कर लें, मुझे ये कर, आप मुझे, उनको सारे नाम भी पता थे। मैंने कहा आपको जरूरत नहीं। क्या बात, ये तो आपने मेरे साथ भी किया था। मैं इनके पास गई, मैंने कहा बताइए मुझे क्या, अभी भी मैंने कहा मैं क्या क्या कराऊं, नहीं ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा अपनी दुकान खुद ही बंद कराएंगी। मैं लास्ट टाइम भी जो आई थी, दुकान बंद करने की नहीं है बात इसकी है कि मैं अपने काम को लेकर मतलब मैं आपसे गलत बयानी क्यों किसी से भी, मेरी पढ़ाई जिस तरह की है, मेरी जो एजुकेशन जो मैंने अपनी किताबों में पढ़ा वही मैं डिलीवर करना चाहती हूँ, ना कि मैं ये कहूँ कि नहीं जी आप ये करने से। मैं थोड़े दिनों पहले एक इंटरव्यू देख रही थी, बहुत अच्छी बेहतरीन एस्थेटिक, आजकल बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गई हैं। उन्होंने जब ये कहा कि पंजीरी खाएं, तो आई वॉज लाइक शॉक के हमेशा अम्माएँ जो है वो कहती हैं पंजीरी खा लो, पंजीरी खा लो, और वो कहती हैं हम तो देसी घी पीते थे, हम पंजीरी खाते थे, और उससे जो है वो उनकी स्किन भी जी बहुत खूबसूरत और रिंकल्स भी 70 के बाद आना शुरू हुए। और अच्छा, देसी घी भी तो मैंने बल्कि जिक्र भी किया था अपने शो पे कि मैंने काफ़ी सारे टॉप एक्टर्स को इंटरनेशनल ये सुना है कि वो सुबह उठ के मॉर्निंग में पहली चीज़ करते हैं एक चम्मच देसी घी। बल्कि एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की, उन्होंने कहा मैं तो अपनी क्योंकि वैसे नहीं खा पाती तो मैं अपनी सुबह सुबह की कॉफ़ी में एक चम्मच देसी घी घोल के, तो देसी घी इज़ दैट बहुत ज़्यादा। और हमारे यहाँ तो हम तो देसी घी खाएं और दूसरे दिन पेशेंट आके कि डॉक्टर साहब मेरी डबल चिन आ गई है प्लीज़ देसी घी से। अरे मतलब एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। आप इतना, हम सबसे ज़्यादा क्रिटिकल अपनी सेल्फ को लेके होते हैं। अच्छा, अब चलें, ये तो हमें समझ आ गया कि हमें शक्कर और नमक और वो छोड़ेंगे तो एज रिवर्सल की तरफ जाती है। टेम्परेचर का बाकी मैंने हॉर्मोन्स के बारे में बताया कि उसको किस तरह से डील करना। अब अगर कोई शख्स एज कर रहा है तो वो कौन सी कोलेजन का आजकल बहुत है कि कोलेजन ऊपर से लगवा लेते हैं, तो हाउ डज इट वर्क? क्या हमें कोलेजन इनटेक मतलब खाना चाहिए या फिर कोई इस तरह की थेरेपी? कोलेजन हमारी स्किन की डीप लेयर में मौजूद है, ठीक है। हॉर्मोन्स ही होते हैं या फाइब्रोब्लास्ट होते हैं जो कि इलास्टिन को, कोलेजन को बूस्ट करते हैं। तो आप अपने फाइब्रोब्लास्ट को हेल्दी बनाइए, जो आपके ऊपर की स्किन के अंदर रहते हैं वो सेल्स, उनको करने के लिए आप जो खाएंगे वही उसको वो नजर आएगा और वही उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। जैसे हॉर्मोन्स आपके सेल्स को स्ट्रॉन्ग करता है,
ठीक है। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने हार्मोन्स के आपके 3 बता दिए कि ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 स्टेप है, अगर हम ये करते हैं तो बहुत अच्छा। दोबारा रिमाइंड करा दें। एक हमने फास्टिंग की थी, एक हमने एक्सरसाइज की थी और एक हमने टेम्परेचर थेरेपी, ठीक है। और ग्लाइकोरेशन को हम अगर ख्याल रखें, ठीक है, तो उससे भी हमारी एज रिवर्स हो सकती है। बाकी आप अच्छा कोलेजन देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि चिया सीड्स जो है वो ले, चिया सीड्स को एक टैग लगा दिया गया है कि ये सिर्फ वेट लूज के लिए, वो कोलेजन भी है, वो प्योर ग्लूटाथियोन है, वो प्योर कोलेजन है। आप ले लीजिए, क्या करें, वो आप पी लें, उसको तो 15 मिनट में वो डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, ठीक है, वो आप पिए। आप देखिए थोड़े अरसे में कोलेजन सप्लीमेंट भी आप ले सकती हैं, मल्टीविटामिन्स लीजिए, कैल्शियम्स लीजिए, ओमेगा फैटी एसिड लीजिए। अगर मैं ये कहूँ कि रोज़ाना मछली खा लीजिए, जो मछली के इलाकों में रहते हैं जहाँ पर ये फिशरीज़ के एरियाज़ हैं, इतना ड्राई वेदर होता है वहाँ पर क्योंकि समंदर के पास रहते हैं, मगर उनकी स्किन आप देखिए क्यों, क्योंकि वो सिर्फ मछली खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, सी फूड खा रहे हैं। अच्छा, चलिए फिर क्विकली आप मुझे बताइए कि कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो हमें 35 के बाद लेने चाहिए, और क्या कोई सप्लीमेंट्स हमें यंग बच्चों को भी देने चाहिए? यंग बच्चों के लिए तो सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी डाइट सही नहीं होती है। कभी बच्चे कहते हैं कि जी हम पराठा खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे हैं, कभी नाश्ता के बगैर स्कूल जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, कभी कह रहे हैं हम सिर्फ कुकीज़ खा रहे हैं। आजकल तो ये चिप्स वगैरह खाने का इतना ज़्यादा, ये फ्राइज। तो कौन से सप्लीमेंट्स है जो बच्चों को लेने चाहिए? बहुत ढेर सारे सप्लीमेंट हैं। चलिए बच्चों के सप्लीमेंट पे हम कभी और प्रोग्राम करेंगे, अभी एजिंग पर आते हैं। 35 के बाद कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स लिए जाएं जो आपकी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं? अच्छा सा मल्टीविटामिन ज़रूर लेना चाहिए। जिसमें क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए? फॉलिक एसिड ज़रूर होना चाहिए, जिसमें आयरन ज़रूर होना चाहिए। जिंक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो डेली हमें 500 to 1000 की ज़रूरत होती है, वो हमें हमारे फूड में भी मिल जाता है। मगर एक सप्लीमेंट, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हम किस किस्म का फूड खा रहे हैं, जैसे हम वर्किंग लेडीज़ हैं तो हमारे खाने का तो कोई शेड्यूल होता ही नहीं है, तो उसमें आप एक अच्छा सा मल्टीविटामिन लीजिए, एक अच्छा सा कैल्शियम लीजिए जिसमें बेहतरीन किस्म का बी कॉम्प्लेक्स फैमिली हो, B6 हो, B12 हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा। मैंने सुना है कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर भी मल्टीविटामिन्स नहीं स्टार्ट करने चाहिए, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट हो जाता है? इसके साइड इफेक्ट्स देखिए, हर चीज़ के साइड इफेक्ट्स हैं जो आप कोई भी एक्सेस ले रहे हैं। तो हाउ डू यू नो कि आपने तो चलें कोई हमारा प्रोग्राम देखेगा और जल्दी से फटाफट सप्लीमेंट्स उठाएगा, शुरू कर देगा, कैसे आप डिटरमिन करें कि मुझे इतने सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है? देखिए, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। अच्छा, प्लीज़ उठें और डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्ट ख़रीद कर और उसको इस्तेमाल करना ना शुरू कर दें। अगर ज़रूरत है, अभी मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो कह रही थी कि मैं इतने महीनों से जो है वो एक वंस अ वुमन के नाम से एक दवाई आती है वो इस्तेमाल कर रही हैं। तो मैंने कहा वो नज़र तो नहीं आ रही है अगर आप इस्तेमाल कर रही हैं। तो उसके बाद मैंने उनकी जब मेडिकल हिस्ट्री ली तो वो डायबिटिक भी थी, वो हाइपरटेंसिव भी थी। डॉक्टर जो है वो बताएगा कि आपके लिए कौन से सप्लीमेंट्स ज़रूर आइए। आप ये ना सोचिए कि आप 10,000 रुपए की प्रोडक्ट मेडिकल स्टोर से खरीद रही हैं और आप 1000 रुपए डॉक्टर को नहीं देना, 1000 रुपीस डॉक्टर को नहीं देना है, ठीक है। तो डॉक्टर के मशवरे से सप्लीमेंट स्टार्ट करें। इवन इसी तरह बच्चों के लिए भी पीडियाट्रिशियन के मशवरे से जरूर जाएं। लेकिन कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो वैसे ही हमें ओवर द काउंटर लेके शुरू कर देने चाहिए। क्या कोलेजन ले सकते हैं आप? कोलेजन सेफ है? फॉलिक एसिड, हाँ बिल्कुल सेफ है। फॉलिक एसिड ले सकती हैं, ओमेगा फैटी एसिड ले सकती हैं। इसके अलावा कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकती हैं, यस वो ले सकती हैं। कैल्शियम विटामिन सी विद बी कॉम्प्लेक्स फैमिली, जिसमें B6 हो, B12 हो, आप बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। मींस आपको वाइटनिंग इंजेक्शंस लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको ग्लूटाथियोन लगाने की जरूरत नहीं है अगर आपके आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और कैल्शियम। अच्छा क्या क्योंकि आदमी और औरतों की बॉडी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तो क्या दोनों मर्द और औरत अलग अलग सप्लीमेंट्स लें या फिर? देखिए, मर्दों की एजिंग जो है वो 50 के बाद शुरू होती है, औरतों की एजिंग जो है वो 35 के बाद शुरू होती है, ठीक है। और 25 से हम कहते हैं कि आप अपना ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। तो आदमी अगर थोड़ा डिले भी कर लेता है अपना ख्याल रखने में, तो कोई? मर्दों के प्रॉब्लम्स कुछ और होते हैं, ठीक है। उनकी एजिंग का भी, मर्द अपनी एजिंग को बहुत ग्रेसफुली ले रहा होता है, ठीक है। हम फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होता है कि हम ज़्यादा ही क्रिटिकल हो जाती हैं अपने सेहत के हवाले से भी ना ख़वातीन जल्दी। लेकिन ये जो आपने कहा कि फॉलिक एसिड या ये कैल्शियम
आयरन, ये सब मर्द भी लेना चाहिए, लेने चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, ठीक है। बहुत जल्दी शुरू कर देंगे तो जल्दी से बहुत मुराद अच्छा आप कह रही रहता है। 30s में इंसान 30s start में करता शुरू है। कर दीजिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। आगे आपके ऑर्गन्स बहुत अच्छे और बाकी हार्मोन्स का ख्याल रखें। तो ये Hormones जो का ख्याल- एजिंग प्रोसेस है, अब मैं आखिरी उस पर आऊँगी, स्किन लूज होती है विद एज। आपका कहना यह है कि अगर हम मल्टीविटामिन्स लें, ये शक्कर वकर छोड़ दें, तो हमारी स्किन देर में सैग करेगी? देर में से एक्ट करेगी। और शक्कर छोड़ेंगे तो शुगर आप कंट्रोल कर लें तो आप 70 तक आप जा सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट। बेसिकली हमारी सैग होती क्यों है? क्योंकि कोलेजन और इलास्टिन दो चीज़ें जो होती हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। उसको सही करने के लिए फाइब्रोब्लास्ट का स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। फाइब्रोब्लास्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो आप खाएंगे वही वो होगा। पुराने ज़माने की औरतें जब दाल बनाती थी तो एक प्याला भर के खाना खाने के बाद 1 कप उनको दाल पीनी होती थी, ठीक है। ऐसे ही कोई भी लिक्विडी चीज़ बनाती तो ऊपर से पीती थी। शोरबा चम्मच से पिया जाता था। तो ये हेल्दी होते हैं। अच्छा, तो ये अगर आप लेट्स सम दिस कॉन्वर्सेशन अप, अगर कोई ऐसा शख्स है जो ऑलरेडी ढल रहा है, या उसने हमारा शो उसने नहीं देखा, पहले उसको ये सारी मालूमात नहीं नसीब हुई, तो आज से अगर वो अपनी शक्कर को कट डाउन करता है, मैं कहती हूँ 100% तो आप नहीं कर पाते, क्योंकि फिर आप वापस तड़प के पहुँचते हैं चीज़ की तरफ। चलें, अगर आप 3 कप चाय पीते हैं, आप 1 कप करें तो कम से कम वो 2 चम्मच दिन में एक ही दफ़ा जाएगी। अगर आज से वो सही ट्रैक पे आना शुरू होता है, तो क्या आपकी लूज स्किन वापस टाइट होने लग जाती है? बेहतर ज़रूर हो जाती है। स्किन के अपीयरेंस बेहतर होते हैं? बेहतर ज़रूर हो जाती है और आपको विद इन अ मंथ वो नज़र आना शुरू अच्छा, हो जाएगा। एक पूरे महीने में आप दिखना बिल्कुल 100%। अगर 35 की एक खातून या 35, हाँ श्योर, 35 की एक खातून या 35 की एक मर्द जो है, वो अगर कोई भी मल्टीविटामिन लेना शुरू करते हैं या जैसे हम बता रहे हैं वैसे करना शुरू, 10 दिन में उनका रिजल्ट आएगा। बट अगर आप थोड़े से और बड़े हो गए तो जाहिर है आपको 1 महीना 15 दिन इस तरह से लग सकता है। उसके लिए थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है। अच्छा, और ओवरऑल पूरी बॉडी की स्किन टाइट होने लग जाती है। आपका सिर्फ फेस सैग नहीं कर रहा होता, हाँ, आपके हाथ भी सैग, सब कुछ सैग कर रहा होता है। आपके ऑर्गन्स भी, ग्रेविटी नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है ना, तो सारी प्रॉब्लम्स यही वजह है कि सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। एग्जैक्टली। चलिए, बहुत शुक्रिया इस इंतहाई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन का। पता हमें सब होता है क्योंकि हम इधर उधर सुन रहे होते हैं, मगर हमें ध्यान नहीं देते क्योंकि हमें मीठी चाय छोड़ी नहीं जाती और खीर हलवे सब चाहिए जब तक कि डायबिटीज़ नहीं हो जाती। और डायबिटीज़ होती है, हम सोचते हैं चलो यार खा पी के मर जाते हैं, लेकिन वही बात है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट। और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात टॉपिक पे हमने कल ही बात की थी, स्लीप, कितना ज़रूरी है टाइम पे सोना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम सो नहीं रहे, रात को जाग रहे हैं, वो भी हमारी एजिंग में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। हम बिकॉज 3-3 बजे तक जाग रहे हैं, फिर सुबह 7 बजे से काम शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे डे का जो रूटीन होता है बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, उसमें हम कभी फ्राउन कर रहे होते हैं, हाँ स्ट्रेस हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, वो भी मैटर करता है। उसके साथ हमें पानी तो मिल रहा है ना, हम पानी तो पिए ना। अच्छा, हाँ, हाइड्रेशन, हम पानी भी नहीं पीते, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, पानी पिए, पानी पिएंगे तो आपका जो है वो बेहतरी की तरफ आप आएंगे। आपको एक दिन में 2 लीटर पानी, 1.5 लीटर, प्लीज पानी को काउंट ना करें, बस पानी पीते हैं, पानी पीते हैं, चाहे 1 घूंट पिए। हम बाथरूम जाने के डर से भी नहीं पीते कि अब कहीं मैं काम पे निकला हुआ, मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं कहाँ वॉशरूम ढूंढता रहूँगा, बाजार जा रहा हूँ, तो इसलिए भी हम उस टेंशन में तो 1 घूंट पिए, अपनी ज़बान को तर रखें, अपनी ज़बान को तर। बहुत शुक्रिया। और फिर मैं आपको बल्कि आपसे कॉन्वर्सेशन करते ही एहसास हुआ मुझे कि हम दूसरा टॉपिक वो रखेंगे कि बच्चों में मल्टीविटामिन्स कौन से होने चाहिए। इसको जल्दी ही कर लेते हैं क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और हर घर में बच्चे होते हैं और बच्चे, मेरी अपने बच्चे यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, इतनी यंग एजेस में। एंड यूर राइट कि खाना पीना हमारा बिल्कुल भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की कुछ नहीं होती। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा। फिर इंशाल्लाह आपसे मैं सोच रही हूँ अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात करूँ इस टॉपिक के ऊपर। भाई अब अपना ख्याल रखें, ठीक है, कोई बात नहीं, हर जगह से अगर लटक रहा है फेस, अच्छे से फेस ही नहीं लटक रहा, हाथ भी यहाँ से लटक रहे हैं, सब गड़बड़े हो चुकी हैं। तो डॉक्टर साहबा का कहना यह है, आज जो मैंने 3-4 चीज़ें सीखी हैं, सबसे पहले ये कि वाइट पॉइजन छोड़ दीजिए। वाइट पॉइजन में क्या क्या आता है? आपका ये शक्कर, मैदा, नमक और तकरीबन हर दूसरी चीज़ें जो मैदे से बनी हुई हम खुशी खुशी खाते हैं, इंक्लूडिंग तंदूरी रोटियां, बिस्किट्स, केक, हर चीज़, सुबह की ब्रेड। मैंने कुछ अरसे से मल्टीग्रेन ब्रेड लेना शुरू किया, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती, अगर अच्छी कोई बेकरी का आप देख लीजिए, एंड इट्स वेरी टेस्टी, बड़ा मज़ेदार सी होती है और बनी हुई भी ब्राउन आटे की होती है। तो मुझे अंदर से थोड़ी तसल्ली कि मैंने एक काम थोड़ा बेहतर किया। दूसरा, इन्होंने हमें कहा कि एक्सरसाइज कीजिए, वो पानी, हाइड्रेटेड रहिए,
कीजिए और वो कीजिए क्या, टेम्परेचर थेरेपी, कि बहुत ज़्यादा एसी में ना बैठें, हर वक्त ठंड में ना रहें। और बाकी ये बात हकीकत है कि हम अप नॉर्थ जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो वहाँ बहुत जल्दी लोग एज कर रहे होते हैं, एज शी सेड कि बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर आपकी स्किन जल्दी रिंकली हो जाती है। तो हम तो बड़े खुश नसीब हैं, हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे हमें वैसे ही पसीना भी आता रहता है, गर्मी भी रहती है, और दूसरी हमारी बिजली भी नहीं आती है, तो हमें एसी भी नसीब नहीं होता। और एसी अगर चला लें तो जहाँ बिल जाते हैं, तो वी आर वेरी लकी कि हमारी हुकूमत ने सारा इंतज़ाम किया हुआ है कि हम एसी में ना बैठ सकें। और आखिरी क्या चीज़ थी, एक और चीज़ भी तो थी टेम्परेचर थेरेपी के अलावा, अच्छा छोड़ें, जो भी था आप दोबारा देख लीजिएगा। तो आज से मैं तो ट्राई करूँगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर आप शक्कर कट डाउन करें और 1 महीने बाद आपको रिजल्ट आएगा। यस, फास्टिंग, शी सेड फास्टिंग, तो वैसे ही रोज़े रख लिया करें। सुन्नत है इंटरमिटेंट फास्टिंग तो हम बड़ी खुशी कर लेते हैं, रोज़ा रखने में हमारी जान जारी होती है। तो ये वाला महीना मैं सोच रही हूँ मैं कुछ ना कुछ कर लूँ। तो जनाब, अब जो दूसरा सेट ऑफ गेस्ट्स है, एक डिस्कशन है बड़ा मज़ेदार, और वो भी एज़ ऑलवेज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। हमारे बच्चे आजकल बहुत डिमांडिंग हो गए, हर बात पे ज़िद करते हैं, और पेरेंट्स ऐसा लगता है बेबस है उनके सामने। तो ये क्या वजह है, हमारी पेरेंटिंग में कोई मसला है या ये जनरेशन ही ख़राब है? इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने 2 बड़े इंपॉर्टेंट लोगों को बुलाया है। वो कौन लोग हैं मैं आपको मिलवाऊँगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे हाथ में बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी किताब है इस वक्त। मी बीइंग अ पेरेंट, मैं वो वाली पेरेंट हूँ जिसने जब व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय फर्स्ट चाइल्ड, तो आई एनरोल्ड माई सेल्फ। आगा खान में क्लासेस होती थी, बच्चे पैदा होने से पहले माओं को एजुकेट किया जाता था, तो आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन दैट। फिर उसके बाद भी चाइल्ड जहाँ कहीं भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कोई कंडक्ट करते थे कोर्स, आई वुड गो जस्ट इन ऑर्डर टू नो कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। लोग मुझे उस ज़माने में, काफ़ी पुरानी बात है, तो ये कहते थे कि हो देखो कितना इनकी ओवर एक्टिंग है, या क्या इन्हीं के घर में बच्चा हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है। लेकिन आप यकीन जानिए, वो जो आगा खान में जो, मैं तो कहती हूँ हर औरत को चाहिए कि जैसे ही बच्चा एक्सपेक्ट करे अपने आप को इनरोल करवाए और वो क्लासेस ज़रूर ले। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी बच्ची रो रही है, उसके पेट में दर्द है या कोई और मसला है, और सब उल्टे पुल्टे मशवरे दे रहे हैं, तो आई न्यू द राइट थिंग। मुझे पता होता था कि मैंने इस वक्त क्या करना है, या इवन छोटी छोटी चीज़ें, बर्प कैसे दिलानी है, सुलाना किस तरह है, एंड दोज दैट एजुकेशन दैट हेल्प, जो कि बहुत चंद थोड़ी सी क्लासेस थी, दैट हेल्प्ड मी कि मैं बच्चा कैसे बेहतर रेस करूँ। इसी तरह आगा खान वाले ये भी करते हैं कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो आपको नहलाना भी सिखाते हैं, आपको उस बच्चे को रैप करना सिखाते हैं। तो ये जो पूरी एजुकेशन थी या छोटी सी ट्रेनिंग थी, दैट रियली हेल्प मी एज अ न्यू मदर। तो ये जो इस तरह की किताबें होती हैं, जो एक मेरे हाथ में भी अगर आपको नज़र आ रही होगी, पेरेंटिंग द राइट वे। हमें ऐसा लगता है कि हम पैदा हो गए हैं तो हम एक अच्छे पेरेंट बन गए। हम कहते हैं जी बिल्ली भी अपना बच्चा पाल लेती है, किस तरह पाल रही होती है हमें भी नज़र आ रहा होता है। तो आप बिल्ली या कुत्ता नहीं है, आप एक इंसान हैं, और अगर आपको अल्लाह ताला ने वैसे भी अकल दी है और आपको समझ दी है, और अगर इस तरह की आपको किताबें अवेलेबल होती हैं तो ज़रूर उनको प्लीज़ पिक किया करें, क्योंकि इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अल्लाह ताला भी आपसे सवाल करेगा कि आप पेरेंट कैसे थे। ये जो किताब है ये है कमल अब्बासी ने किताब लिखी है, और ये बड़ी मज़ेदार किताब है। अभी थोड़ी देर पहले मैं खोल के पढ़ी थी, तो इसमें ये था कि डूज़ एंड डोंट्स ऑफ होम स्कूलिंग आजकल बड़ी बात की जा रही है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। और आज कमल अब्बासी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं भी आपको एक और खातून भी मेरे साथ मौजूद है, वो भी एक पेरेंटिंग काउंसलर है, लाइफ कोच है, और हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो एक इंतहाई अहम मौजू है। वो क्या है, आजकल हम कहते हैं जी आजकल के बच्चे बड़े ख़राब हैं, बड़े डिमांडिंग हैं, हर बात पे ज़िद करते हैं, हमारे बच्चे तो सुनते ही नहीं हमारी। क्या ये बच्चे ऐसे ही पैदा हुए थे? अच्छा, ये भी कहा जाता है ये इस ज़माने के बच्चे हैं। भाई वो किसी भी ज़माने के बच्चे हों, आपने कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ की है कि जो आज आप सर पकड़ के रो रहे हैं या परेशान हैं या आपसे हैंडल नहीं हो सक रहे। तो हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या ये जो बच्चे हैं ये इतने डिमांडिंग हैं, क्या ये ज़माना ही ख़राब है, क्या इसमें बच्चे भी इसी तरह के मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपका कसूर है? तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ अपने पैनल से, और ये किताब मैं डेफिनेटली आई विल पिक दिस अगेन एंड रीड मच, क्योंकि माशाल्लाह 3 बच्चे हैं मेरे, और सब मुझे हर रोज़ जो है वो एहसास दिलाते हैं कि आई स्टिल नीड टू बी अ गुड पेरेंट।
तो मैं आपको मिलवाती हूँ अपने पैनलिस्ट से। सबसे पहले मेरे साथ बैठी हैं सना कमाल। सना कमाल एक NLP प्रैक्टिशनर हैं, सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं, पेरेंटिंग भी पेरेंट्स को भी काउंसिल करती हैं और ख़ुद भी एक पेरेंट है। इसी तरह मेरे साथ मौजूद है कमल अब्बासी, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, जिनकी किताब भी मेरे हाथ में थी। कमल अब्बासी भी एक पेरेंटिंग काउंसलर हैं, मेंटल हेल्थ कोच भी हैं, और ये जो हैं काफ़ी अरसे से पेरेंट्स को काउंसिल कर रही हैं, बता रही हैं कि किस तरह अपने बच्चों को सही अंदाज़ा पालें। और इनके अपने 3 बड़े बड़े बच्चे, इन्हें मुझे बताया कि सबसे बड़ा इनका 23 है। अच्छा देखें, कहीं भी हमारा मकसद ये कहना नहीं है कि आपको अपने बच्चों को संभालना नहीं आ रहा या सिखाना नहीं आ रहा। जिस तरह मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि इंसान को लगता है कि वो अक्ल कुल है और वो अरस्तू है, लेकिन कभी कभी सही बात किसी एक्सपर्ट से सुन लेने में कोई मज़ायका नहीं है। तो मैं आपसे शुरू करती हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप दोनों ने वक्त निकाला और प्रोग्राम में आए, और आई होप कि अभी जो हम बातें करेंगे तो किसी एक शख्स को ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा हमारी गुफ्तगू से। तो सना, ये बताएं कि ये बड़ा कॉमन एक हम सुनते आ रहे हैं कि आजकल का ज़माना ख़राब है, बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, आपने भी ये सुना होगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी अम्मियाँ भी ये कंप्लेन कर रही थी? तो ये तो जनरेशनल ट्रॉमा है जिससे पेरेंट्स गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, जनरेशनल ट्रॉमा है, जनरेशनल कंप्लेन है, बट एट सम पॉइंट इन टाइम आई थिंक वी शुड स्टेप अप एंड ब्रेक द व्हील। तो अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ ये कंप्लेन करने से बात काफ़ी नहीं होगी। यू नीड टू स्टेप अप एंड टेक सम प्रॉपर गाइडेंस एंड टेक चार्ज ऑफ सिचुएशन। तो जहाँ तक ज़माने की और बच्चों की बात है तो ये है कि देखें, अब बच्चे वैसे ही पैदा हो रहे हैं, हम भी वैसे ही पेरेंट्स हैं, ये एक साइकिल चली जा रही है। अब ज़माने के इफ़ेक्ट पड़ते हैं, सिर्फ बच्चों पे नहीं पड़ते। हम जब ज़माने और बच्चों की बात करते हैं ना, हम पेरेंट्स का भूल जाते हैं उस इक्वेशन से। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे जैसे ज़माना बदला है, चैलेंजेस भी बदले हैं। वो चैलेंजेस पेरेंट्स के ऊपर भी बदले हैं, बच्चों के लिए भी बदले हैं। तो सिर्फ इसमें ये टर्म कर देना कि आजकल के बच्चे ज़िद्दी हैं या आजकल के बच्चे एक सर्टेन वे में बिहेव करते हैं, आई डोंट थिंक दैट्स वेरी फेयर बच्चों के लिए भी। तो थोड़ी सी एम्पैथी हमें एज एडल्ट्स और पेरेंट्स भी जानी चाहिए कि अगर ज़माना बदला है तो बच्चों के सामने आने वाले चैलेंजेस भी बदले हैं, उनके सामने आने वाली प्रॉब्लम्स और जितने उनका एनवायरनमेंट है सब कुछ चेंज हो गया है। तो आई थिंक उसी हिसाब से हमें अप्रोच भी चेंज करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। अच्छा कमल, जैसे इन्होंने कहा कि जैसे ज़माना बदला है तो बच्चों के लिए भी बदला है, और बच्चे जो स्कूल जाते हैं, फ्रेंड्स में उठते बैठते हैं, तो जो वो ख़ुद भी बेचारे वही फेस कर रहे हैं जो शायद हम फेस कर रहे हैं। हाउ मच डू यू अग्री कि एक्चुअली ज़माना बदला है, लेकिन हम शायद कहीं ना कहीं बच्चों को सही से हैंडल नहीं कर पाते और फिर सारा कसूर बच्चों का कह देते हैं? देखिए महविश, पहले तो मैं सना की बात को सेकंड करूंगी कि शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। कंप्यूटर में भी एक बटन होता है ना अपडेट करने का। जब हमारी डिवाइसेस जो हैं वो आउटडेटेड हो जाती हैं तो हम उसको अपडेट करते हैं। सो इसी तरह जब अब ज़माना बदल रहा है तो वो मेरी पेरेंट्स जो मेरी मदर हैं उनसे बात होती थी तो वो ये कहती थी कि बेटा हमने तो कोई पेरेंटिंग की ऐसी क्लासेस नहीं ली थी, लेकिन हम लोगों ने तुम लोगों की अच्छी तरबियत की है। लेकिन आज अगर हम देखें तो इस जनरेशन में भी बहुत सारी पर्सनालिटी फ्लॉज हैं जो हम लोग शायद नहीं समझ पाते कि ये किस लिए हैं हमारे अंदर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पेरेंट्स ने कोई उनकी इंटेंट गलत थी या उन्होंने कोई तरबियत गलत की है। हमारी अपने हिसाब से उन्होंने बेहतरीन तरबियत हमारी की है, लेकिन अनइंटेंशनली या डेलिबरेटली कह लें कोई मिस्टेक्स उनसे भी हुई हैं। हमें अपने आप को अपडेट रखने की ज़रूरत है। और सेकंड जो सबसे इसका अहम पॉइंट ये कि जो मेरी मदर कहती हैं कि हमने कोई ट्रेनिंग नहीं की, तो मैं उनसे कहती हूँ कि अम्मी आपने जब अपने बच्चों की तरबियत की थी तो उस ज़माने में, मतलब मैं ज़्यादा नहीं 2-3 डिकेड्स पीछे जाती हूँ, तो उस वक्त बच्चों की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था? सिर्फ पेरेंट्स होते थे, जो वो बता रहे हैं उस पर बच्चे बस उस पर बच्चा यकीन कर रहा है। एक ट्रस्ट था पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। आज सारी दुनिया सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनी हुई है अलावा पेरेंट्स के। यानी बच्चा अपने दिल की तमाम बातें दूसरों से कहने में कंफर्टेबल है, पेरेंट्स से कहने में कंफर्टेबल नहीं है। और उसका रीज़न ये है कि पेरेंट्स इमीडिएटली उनको जज करने लगते हैं, क्योंकि वो उस पैटर्न को बीच में ले आते हैं जिस पैटर्न पे उनकी तरबियत हुई हुई है। तो ये जो आपने जनरेशनल ट्रॉमा की बात की वो ये कि इसी वजह से कि पेरेंट्स चूँकि अपने पेरेंटिंग पैटर्न को चेंज नहीं कर रहे, तो इसी वजह से हमें अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है। हम अपडेट नहीं कर रहे, इसी वजह से हमारे बच्चे इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सना। जैसे होता है ना कि कहते हैं कि अगर आपको किसी पर भी हुकूमत करनी है तो नॉलेज के सफ़र में उनसे एक स्टेप अहेड रहिए, क्योंकि अगर हम
अगर हम बचपन में जो हमारे फेवरेट टीचर्स होते थे वो होते थे जो हमारे सवालों का बड़ा तसल्ली बख्श जवाब देते हैं। इसी तरह फैमिली में जो एक ज्ञानी बाबा होते हैं जिनको सब पीपल हु लुक अप टू देम फॉर द ज्ञान या फॉर द विजडम, तो ही इज़ ऑलवेज अ स्टेप अहेड एंड पीपल रिस्पेक्ट देम। तो नॉलेज की रिस्पेक्ट होती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो हमने कहना शुरू कर दिया ना, मुझे नहीं पता, दिमाग नहीं खाओ, अभी यहाँ से जाओ, और बच्चे के पास जब वो गूगल करता है तो फिर उसको सिर्फ खबर ही नहीं, उसके इमेजेस भी मिलते हैं और सारी सोर्स मिलती है, तो उसने हमें कहीं ना कहीं डिसमिस कर दिया कि शी डजंट नो और ही डजंट नो। तो आपको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का ज़माने के साथ चलना कितना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक सबसे ज़्यादा वाइटल एस्पेक्ट यही है पेरेंटिंग का कि अगेन यू नीड टू बी अपडेटेड, नॉट जस्ट ऑन द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बट ऑन पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस टू। क्योंकि अगेन लाइक आई सेड, ज़माना बदला है, बच्चे बदले हैं, वी एज पेरेंट्स हम भी बदले। मैं शायद आज से 20-30 साल पहले जैसे थी मैं अब वैसी नहीं हूँ, एंड आई वॉज नॉट अ किड लाइक 20 years ago, आई वॉज ग्रोन टू। तो इसी तरह सब कुछ चेंज हुआ है। अच्छा, जहाँ तक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बात है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी नीड टू स्टे वन स्टेप अहेड। उसका रीज़न ये भी है कि यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर किड्स, पेरेंट्स। पहली प्राइमरी कहते हैं ना, सबसे प्राइमरी दर्जगाह भी माँ की गोद ही होती है, तो वो फिर वहीं तक लिमिटेड ही रहना चाहिए कॉन्सेप्ट। माँ की गोद से जब बच्चा निकल जाता है गोद से जब गोद से निकल गया तो भी आप बच्चा अपडेट हो गया, गोद से निकल गया, तो अपनी दर्जगाह को भी प्लीज़ अपडेट कर लें आप। और इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। इट्स ऑलवेज आपको हमेशा अपना माइंड ओपन रखना चाहिए लर्निंग के लिए। अच्छा, कुछ माएँ और कुछ बाप, कुछ पेरेंट्स का ये भी इशू होता है, जैसे काउंसलिंग के लिए मेरे पास कुछ पेरेंट्स आते हैं, तो कहीं कहीं ये भी मुझे लगता है बातों में कि उनको थोड़ा सा एक रिजर्वेशन होता है कि सब तो पता है, हमने भी तो इतनी उम्र गुजार ली, Why do we need to update? You know, एक लर्निंग बैरियर उस तरह का आ जाता है। खामखा में ना हर वक्त कहेंगे हमारे माँ बाप ने, भाई जो तुम्हारे माँ बाप ने किया वो भी मुझे नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। और उसके बाद तुम अपने बच्चे को उसके रिजल्ट्स यही है ना कि यू आर कंफ्यूज नाउ कि हम कैसे डील करें। तो अगेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको खुद बनना है अपने बच्चों का पहले। आप कोई इसमें हर्ज नहीं है अगर आपको अपने, फॉर इंस्टेंस अगर आपका बच्चा फोर्टनाइट ज़्यादा खेलता है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट यू नो कि अच्छा हर वक्त यही चलता रहता है, हर वक्त ताने मारते रहते हैं उसको, तो आप थोड़ा सा उसमें उसके इंटरेस्ट के साथ थोड़ा सा इंटरेस्ट देना। मैं ये नहीं कह रही कि उसको आप खुली छुट्टी दे दें कि तुम दिन रात फोर्टनाइट खेलते रहो, लेकिन ये कि थोड़ा सा उसके साथ अपना इंटरेस्ट अलाइन करें ताकि उसको लगे कि हाँ शी अंडरस्टैंड्स, मेरी मदर है या बाप है तो ही अंडरस्टैंड्स। और उसके बाद जब आप अलाइन करेंगे अपना इंटरेस्ट, तो ऑब्वियसली आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी उस बारे में। देन यू वुड बी इन अ बेटर पोजीशन कि आप उसको लिमिट करें या रिस्ट्रिक्ट करें, वो बच्चा आपकी बात सुनेगा भी। आपको अगर किसी चीज़ की, देखिए मैं अगर किसी के पास जाती हूँ, मैं किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास अपनी आँख का मसला लेके नहीं जाऊँगी कि वो हड्डियों का डॉक्टर है, मैं बोलूँ मेरी आँख में दर्द है, अनलेस मुझे पता हो कि सामने वाले को जो मेरा प्रॉब्लम है उसकी इन्फॉर्मेशन है। सेम गोज विद किड्स। अगर उनको पता होगा कि मेरी माँ ये है और हाँ उसको मेरे इंटरेस्ट का पता है, वो इंटरेस्ट भी लेती है, तो वो आपकी बात सुनना भी शुरू करेगा, बिकॉज यू वुड नो कि एक रेपो आपने बिल्ड करी हुई है अपने बच्चों के साथ। तो आई थिंक दैट्स द मेन। कितनी अच्छी बात कही आपने कि बच्चे को, जैसे मेरा बेटा फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट लेता है, तो अक्सर वो हर वक्त मामा लुक एट दिस गोल, मामा। अच्छा, मैं अक्सर बेजार हो जाती हूँ, कभी कभी मैं कह देती हूँ बेजार होकर कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो उसकी ऐसी शक्ल हो जाती है, क्योंकि उसको लगने लगा है कि क्योंकि मैं उसको फुटबॉल में लेके भी जाती हूँ, बैठी भी रहती हूँ, वहाँ पे ड्यूटी देती हूँ, तो उसको ऐसा लगने लगा कि मामा इज इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, एंड दिस इज द रीज़न। वो एक रैपो डेवलप हुआ, फिर वो फीफा खेलता है। तो लेकिन कहीं कहीं हम पेरेंट्स कोई ना कोई ऐसा कभी ताना मार देते हैं टीनेजर्स को, एंड देयर वी लूज़ अ कनेक्शन। मैं एग्जांपल दूंगी, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। जैसे मेरी बीच वाली हर वक्त डिस्कॉर्ड सर्वर पे बैठी रहती है और उसने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो बनाए हुए ग्रुप्स को ज्वाइन किया, मैं मॉडरेट भी कर देगा ग्रुप। तो अगर वो कोई बात है, हम मेरी उसके फड्डा हो गया, तो एक आधा मैंने कह दिया अब जाके डिस्कॉर्ड पे ऐलान कर दो कि तुम्हारी माँ कितनी जालिम है। तो उसके बाद से और वो कहती है कि यू ऑलवेज थिंक दिस। तो मुझे कभी लगता है कि यार मैंने एक छोटे से आर्ग्यूमेंट में आई हैव लॉस्ट हर, छोटी सी मैंने बात कही। ये कितना इंपॉर्टेंट है कमल, ऑलवेज बी वेरी माइंडफुल व्हाइल हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद योर टीनेजर्स। वही बात मैं दोबारा कहूँगी कि अनइंटेंशनली जो मिस्टेक्स होती हैं उसमें जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो जजमेंटल होते हैं पेरेंट्स, और दूसरा जो एक मिस्टेक पेरेंट्स करते हैं जिसकी वजह से ये कनेक्शन कहीं ना कहीं लूज़ होता है, वो उसकी रीज़न होता है कि वो कंपेयर करते हैं बच्चों को, और हमें पता भी नहीं होता, हम अपने फ्लो में ऐसी कोई बात कह जाते हैं और बच्चा उसको पकड़ के बैठ जाता है। तो ये भी एक इस कनेक्शन के लूज होने की एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। ये दो तो और हमें अक्सर लगता है कि हमें, जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो आई एम ए वेरी इन्फॉर्म्ड पेरेंट, येट आई डू सच मिस्टेक्स एट टाइम्स। तो उस चैलेंज को कैसे एज अ पेरेंट हम क्या करें? हर वक्त तो माइंडफुल नहीं रह सकते। कभी आप खाना बना रहे हैं, तंग आए में अपने बच्चे से, वो याप चल रहा है,
How to strike a balance? I think you need to create the healthy bond with your child. एक specific age Healthy के बाद- bond कैसे? हेल्दी बॉन्ड इन अ सेंस कि देखिए दो पीरियड्स होते हैं बच्चे की लाइफ में, 1 till 9-10 years एंड 11 till 20 years. इस लर्निंग और ट्रेनिंग पीरियड को मिक्स ना करें. जो ईयर 1 से ईयर 10 होता है वो उसका लर्निंग पीरियड होता है, नॉन वर्बल मैसेजेस दिए जाते हैं और जो काम आपको बच्चे से करवाना है यू स्टार्ट डूइंग दैट एंड ही विल इमिटेट. तो ये चीज़ एक तो पेरेंट्स नहीं करते हैं और 3 से 4 साल के बच्चे की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली आई थिंक अनफेयर विद द चाइल्ड, बिकॉज उसका अभी शऊर बेदार नहीं हुआ और उसको आपने उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी. ट्रेनिंग पीरियड में तो वो तब आता है जब वो 10 साल से क्रॉस कर जाता है और फिर उसको आप वर्बल मैसेजेस दे सकते हैं. तो एक तो ये चीज़ बहुत बड़ी वजह बनती है और शुरू से ही जब ट्रेनिंग शुरू हो गई, बच्चे को डिसिप्लिन करने में पेरेंट्स लग गए, तो वहाँ से आपका कनेक्शन उसके साथ लूज़ होना शुरू हो जाता है, वो बॉन्ड नहीं बन पाता. आप बच्चे को समझाने के बजाय उसको समझना शुरू कर दें, आपके लिए पेरेंटिंग एक बहुत इजी जर्नी बन जाएगी. किसी की मैंने बड़ी अच्छी बात सुनी थी फेसबुक पे, मैं कुछ देख रही थी, उन्होंने कहा कि छोटा सा बच्चा होता है, मुझसे जिब्रिश बेबी लैंग्वेज में बात करते, थोड़ा बड़ा होता है, हम कहते हैं अरे तुम चलने लग गए हो. फिर अच्छा हम इस तरह करते करते अचानक वही बच्चा जब 12-13 साल का होता है तो हम कहीं पीछे ही रह जाते हैं, तब हम बड़े नहीं होते, फिर हम अचानक से एक अडल्ट बनते हैं. हम 13-14 साल के बच्चे को 13-14 साल की तरह नहीं ट्रीट करते हैं. सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, इसकी एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल मैंने अपने अभी किसी लेक्चर में भी प्रीवियस कही थी कि बच्चा जो है ना, वो अगर आप नोटिस करें तो बहुत इनिशियल और बहुत छोटी एज से आके हर बात माँ को बताता है, ठीक है ना, और माँ सुनती है, उसको एक्सेप्ट भी करती है, कुछ डांटती नहीं है. एक लेवल आता है कि जब बच्चे ने आके अपनी आदत के मुताबिक एक बात बोली कि आज मैंने क्लास बंक कर दी, आज मैं कैफेटेरिया चला गया था, अब आप गुस्से में आ गए. अब आप गुस्से में आ गई और अब आपने उसको ना सिर्फ डांटा, मैं तुम्हारी कंप्लेन भी करूँगी प्रिंसिपल से जाके, और तुमने कैसे स्कूल बंक किया या क्लास बंक की. ऑल्दो ये बात गलत है, लेकिन आपका रिएक्शन देखे वो शॉक हो गया, आइंदा आपसे छुपाएगा, बंक और करेगा फिर जरूर. नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं है कि वो आपकी इस रिएक्शन पे वो हरकत करनी बंद कर देगा, वो आपसे शेयर करना छोड़ देगा. और ये जो शेयरिंग की आदत जो बच्चे करते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर, इसको ब्लॉक पेरेंट्स खुद ही लगा देते हैं. वेरी ट्रू, बिल्कुल सही कह रही हैं. और वो जो मैंने कहा ना कि हम गलती से कभी कोई ताना दे देते हैं और फिर बच्चे क्या करते हैं, वो हमेशा के लिए एक तो आपको लेबल करते हैं कि यू ऑलवेज टॉक टू मी इन दिस टोन, और दूसरा आपने कहा ना कि हम कंपेयर करते हैं. अब बड़ा वाला अगर बहुत ज़हीन है, अच्छे रिजल्ट्स ला रहा है, और छोटा जो है वो, मैं नहीं कहूँगी कि निकम्मा तो कोई भी नहीं होता, लेकिन अगर वो एकेडमिकली इतना सुपरस्टार नहीं है तो अब हम हर वक्त उसको डांटते रहेंगे. अच्छा सना, आजकल टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो चुका है. जैसे हम तो डिस्कॉर्ड यूज़ भी नहीं करते, हमारे सारे बच्चों के अकाउंट्स बने हुए हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता हो कि ट्विस्ट भी कोई चीज़ है, आपको पता ही नहीं होगा. जैसे मैं अगर कभी कोई आपस में बच्चियाँ बात कर रही होती हैं, इफ आई से कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तो कहते हैं यू डोंट नो, मैं कहती नो टेल मी, नहीं यू वोंट अंडरस्टैंड. तो ये भी एक लेबल है बच्चों का जो कि हमें हमारे और हमारे बच्चों के दरमियान बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप लेकर आता है. बिल्कुल लाता है. एंड आई थिंक देखिए, हर मैटर को हम जैसे कहते हैं ना कि हम बच्चों को भी इंस्ट्रक्ट करते हैं कि बी इंटेलिजेंट अबाउट थिंग्स, यू नो, हम कहीं कहीं खुद ये भूल जाते हैं. तो इस चीज़ को, गैप को ब्रिज करने के लिए आई थिंक इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल प्ले यहाँ पर होता है, विच इज़ दैट आप सेल्फ अवेयरनेस हो, आपकी सेल्फ रेगुलेशन हो, एम्पैथी हो आप में, सोशल स्किल्स आपके. और सोशल स्किल्स कौन से, वो नहीं जो हम घर से बाहर करते हैं, घर के अंदर वाले social बाहर skills. तो हम बेस्ट हैं, बाहर तो हम बहुत अच्छे होते हैं. और एम्पैथी हो बच्चों के साथ. अब वही अगेन कि अपने आप को अपडेट रखने वाली बात दोबारा ये रिपीट हो रही है कि अपडेट तो आप रखें ही रखें, लेकिन जाहिर सी बात है, इफ आई नो समथिंग, नहीं, आई वाज टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन गैप जो कि बिल्ड होता है, तो हाउ टू ओवरकम दैट कम्युनिकेशन. अच्छा, आप फिर अगेन बच्चों की तरह पूछना, अच्छा मुझे भी बताओ, आई वांट टू नो, आप इंटरेस्ट शो करें. बिल्कुल, हाँ, कोई इसमें ऐसी शर्म की बात नहीं, इंटरेस्ट शो करें बच्चों के साथ. अगेन अपने उनके इंटरेस्ट और अपने इंटरेस्ट को अलाइन करने की कोशिश करें, व्हिच इज नॉट इजी. क्वालिटी टाइम उनको दें. हाँ, इट्स नॉट ईजी. बच्चों के, क्योंकि हम भी अब बिजी हैं, बच्चे भी अपने बिजी हैं, यू नो. अब वो कुछ अपना टाइम चाहते हैं कि मी टाइम हो, आर टाइम हो, सिबलिंग्स का अपना टाइम हो, वेयर व्हाट यू सेड मेक सेंस, कि अगर आप जाते हैं तो वो कहते हैं यू डोंट नो अबाउट इट, यू नो व्हाट वुड शी नो, हम क्या इनसे डिस्कस करें, और अब इन्हें क्या शुरू से बताना शुरू बताएं. तो अपने आप को अपडेट रखें और ऐसे अपडेटेड रखें कि फॉर इंस्टेंस अगर कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपके बच्चे यूज़ करते हैं और आपने परमिशन उनको दिया हुआ है, उनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहें. कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट जो फॉलो कर रहे हैं वहाँ खुद भी आप फॉलो करें, देखें, थोड़ी सी आप नो हाउ इस चीज़ की लें. वो आपके ये कहने पे कि आई नो दिस,
मुझे ये नॉलेज है, वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर लेंगे अनलेस एंड अनटिल You say something relevant. हाँ, दे सी एंड दे ऑब्जर्व। आपका जेन्युइन इंटरेस्ट अगर आप बच्चों में शो करेंगी या उनके इंटरेस्ट में शो करेंगी, देन ओनली दे विल बाय इट एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल ओपन अप। इसके लिए अब इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये कि अगर मुझे कल परसों पता चला कि फोटोस कोड की आप एग्जांपल दे रही थी, मैं जाके अगले ही दिन अपनी बच्ची के सर पे सवार हो गई कि मुझे बताओ दिखाओ, तो थोड़ा सा उसको स्पेस नहीं मिलेगा एंड देन शी विल थोड़ी हॉस्टिलिटी फील करेगी या वो करेगी कि मेरा स्पेस मुझ पर क्लोजअप हो रहा है। तो थोड़ा सा टाइम दें, स्लोली एंड ग्रेजुअली लेट द किड्स ऑब्जर्व कि यू आर इंटरेस्टेड, थोड़ा सा इंटरेस्ट अपना शो भी करें, तो वो गैप खुद ही कम्युनिकेशन गैप जो है वो ब्रिज हो जाएगा। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि ये ना कहेंगे हाँ मुझे पता है। जैसे मेरे बच्चों को के पॉप का शौक हुआ था कुछ साल पहले, और मुझे के पॉप कोरियन ना ड्रामे पसंद ना गाने पसंद, तो शुरू में तो मैंने बड़ा रेजिस्ट किया ना कि ये क्या फजूल और ये आदमी मेकअप लगा के गा रहे हैं। फिर मुझे लगा कि बच्चियाँ जो हैं वो अब वो मुझसे शेयर भी नहीं कर रही हैं कि व्हाट दे आर लाइकिंग टू, आजकल क्या पसंद है। तो मैंने ऐसे एक आध दफ़ा गाना गवाना सुन लिया, फिर मैंने कहा हाँ मैंने BTS सुना था, वाकई अच्छे हैं, तो लाइक रियली यू रियली लाइक देम। फिर वो एक हमारा बॉन्ड क्रिएट होने लगा। अच्छा, अभी जब हम प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे थे कि आजकल के बच्चों में डिमांड बहुत है, वो हर बात मुझे चाहिए तो चाहिए है, मामा आई वांट दिस, और हर चीज़ में होता है आई रियली नीड दिस। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो हर बच्चा ज़िद करता है कि मुझे अब ये चाहिए, कहीं ना कहीं हमारा कसूर है कि हमने रिवॉर्ड वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया? हम भी शायद हमारे बचपन में हमें टाइम पे चीज़ें नहीं दिलाई गई, तो हमने सोचा जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं अपने बच्चों को नहीं तरसाऊँगा, और कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी। मैं भी इसमें 2-3 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। एक तो ये कि ओवर फैसिलिटेशन बहुत ज़्यादा की जा रही है बच्चों को, मतलब बादशाहों की तरह पाला जा रहा है। एग्जैक्टली प्रिंस के घर की तरह उनको रखा जा रहा है। और उनकी समटाइम्स तो ये देखने में आता है, जो सेशंस मुझसे लेते हैं पेरेंट्स, के बच्चे की डिमांड से पहले ही उसकी विशेस को पूरा कर दिया जाता है, जस्ट टू गिव देम अ सरप्राइज, या हाँ कि उसकी किसी 5 स्टार होटल में बर्थडे कर दी, या उसका रूम बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म करके डेकोरेट कर दिया। उसकी नीड नहीं है। हाँ, वो कहीं ना कहीं आपकी बचपन की दबी हुई ख्वाहिश आपकी है, अपनी महरूमी होती है जिसको आप फुलफिल करना चाहते हैं। और फिर होता क्या है कि बच्चा उन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है, यानी वो अपने लिए उसको लाजिम समझ लेता है कि ये तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आपने उसकी आदत डाल दी कि लेटेस्ट मॉडल का सेलफोन जो है वो मेरे बच्चे, हाँ, उसका हक है। हाँ। अब वो उसको अपना राइट समझ के आपके आएगा, भाई नया मॉडल आ गया चले हम दिला दें। तो वो उसकी नीड नहीं है। तो ये आप किसी अगर देखिए ना, ये वेस्टर्न कल्चर हमारे कल्चर में किस तरह से दाखिल हो रहा है कि आप किसी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, जाइजेंटिक स्टोर्स खुले हैं ना, आप अपनी जो लिस्ट लेके जाते हैं ना, उस लिस्ट से कहीं ज़्यादा आपका बजट चला जाता है, चीज़ें लेकर आते ठीक है ना। आपकी नीड्स जो है उसका बजट तो शायद 10-15,000 का होता है जो ग्रोसरी का होता है, उसके अलावा इतना ही बजट पे पड़ जाता है, वॉन्ट्स पे चला जाता है। हर शख्स घर का अपनी अपनी इंडिविजुअल लिस्ट लेके जा रहा होता है, तो वो जब ट्रॉली भर जाती है ना, वो नीड्स और वांट्स दोनों से भरी हुई होती है। और जब आप टिल पे जाते हैं तो फिर आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते। नहीं, और जब आप पैसे दे रहे होते हैं तो उन्होंने वहीं चॉकलेट सजाई हुई होती हैं, तो अब बच्चा ऐसे नदीदों की तरह वहाँ, और हम तरस खाते हैं, तो अब एक बच्चा तो होता नहीं घर में, 2, 3, 4 होते हैं, तो हमारा तो ये इस चीज़ पे बड़ा ऑफन डिस्कशन होना चाहिए कि व्हाट इज़ योर नीड एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस, और कहाँ से तुम्हारी विशेस स्टार्ट होती हैं। ये जो लाइफ है ना हमारी, ये भी हमारी एक ग्रॉसरी ट्रॉली की तरह है। हमने नीड्स और वांट्स को उसमें मिक्स कर दिया, और अब वी आर अनेबल टू सेग्रीगेट दैट। क्योंकि अब एक दफ़ा तो आपने बच्चे को पिज़्ज़ा मंगवा दिया, दूसरी दफ़ा उसने खुद मंगवा लिया ये सोच के कि तो मेरा खाना है, दिस इज़ माई नीड। खाना तो वो नीड तो उसकी वो है जो घर में खाना पका है, वो अपनी खा के अपनी नीड पूरी कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन उसने बाहर से अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो वो उसकी जो विशेज़ हैं वो नीड्स में बदल गई उसके पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो अब हर चीज़ उसकी जो है वो नीड हो गई है कि मुझे तो ये चाहिए। अच्छा, इन्होंने जिस तरह कहा कि बच्चे अपना हक समझने लगे, तो क्या किया जाए? अब फ़र्ज़ करें हमारे बच्चे, हम थोड़े ओल्डर बच्चे हैं और अब उनको हर चीज़ उनकी नीड लग रही है, तो इट्स नॉट ईजी कि अचानक आप अपना रवैया बदलें, उससे बच्चे हॉस्टिलिटी आती है बच्चों में। व्हाट इज़ द राइट अप्रोच? इसको सूट करने का सबसे अच्छा अप्रोच ये है कि आप बच्चों को प्रिविलेजेस बताएं कि क्या होते हैं, और अगेन लाइक शी सेड कि नीड्स एंड वांट्स का डिफरेंस बताएं। बिकॉज अगेन जैसे कंवर ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप अपना हक समझ के बच्चे मांगना भी शुरू कर देते हैं, डिमांड भी करना शुरू कर देते हैं, तो थोड़ा सा बच्चों को भी अवेयरनेस दें कि इन चीज़ की रिपरकशन से कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे।
कहीं अगर उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, या कि जिन चीज़ की नेसेसिटीज़ नहीं है, अगर आप लाइफ को अपने बर्डन करना शुरू कर देंगे उन चीज़ों से, तो फिर उसकी रिपरकशंस आगे जाके क्या होंगे। थोड़ा सा बच्चों को इस चीज़ को अवेयरनेस दें। आई थिंक किड्स पिकअप वेरी, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि लाइक बच्चों की आदत होती है, अपने आप को भी थोड़ा सा आप एनालाइज करें कि कहीं आप तो ये बिहेवियर बच्चों के सामने शो नहीं कर रहे। आप अगर एक मैं माँ हूँ और मैं एक इम्पल्स बायर हूँ कि मैं जा रही हूँ विंडो शॉपिंग करने के लिए, मेरे बच्चों को पता है कि इम्पल्स बायर हूँ मैं, मुझे तो वही चीज़ बच्चे भी देख रहे हैं, उनको भी पता है कि अच्छा ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन है, तो दैट्स ओके, यू नो, इट्स ओके टू एक्चुअली नॉट इवन पुट आवर डिमांड्स, बल्कि खुद ही हम उठा लें, जैसे उन्होंने कहा ना ट्रॉली में खुद ही चीज़ डाल लें। तो थोड़ा सा अपनी बिहेवियर से भी अपना मॉडल करें बच्चों को, और थोड़ा सा उनको भी इस चीज़ की अवेयरनेस दें कि भाई ये प्रिविलेजेस हैं। जैसे बच्चे अगर राइट समझ के कोई चीज़ ले रहे हैं, फॉर इंस्टेंस इन्होंने एग्जांपल दी पिज़्ज़ा का, तो वो क्या है, अगर घर में खाना बना हुआ है वही नीड है, वो प्रिविलेज हो गया ना पिज़्ज़ा, तो क्योंकि आपने बाय चॉइस एक चीज़ करी और ऑर्डर कर दिया घर पे। तो थोड़ा सा बच्चों को इस चीज़ की अवेयरनेस दें, थोड़ा सा प्रिविलेजेस का, नीड और वांट्स का डिफरेंस समझाएं, तो आई थिंक फिर ये चीज़ और कम्युनिकेशन इज़ द की। ऑर्डर करने के बजाय अगर कभी कभी आपको ये भी ज़रूरी होता है आप अपना बजट बच्चों से शेयर करें कि फॉर इंस्टेंस आपके पास 10,000 रुपये, तो कि बेटा आई हैव ओनली 10,000 रुपीज़ फॉर द 15 डेज़, अब तुम्हारी मर्जी है, आज ही हम 10,000 खर्च कर दें या हम इस तरह से प्लान करें कि हम उसको 15 दिन चला सकें। लोग इस बातें को भी बड़ा अजीब सोचते हैं, नहीं मैं बच्चों को स्ट्रेस नहीं देना चाहता। बच्चों को आई थिंक आप बिल्कुल अवेयर होंगे तो वो आपके डिसीजन मेकिंग में आपको सपोर्ट करेंगे। इस चीज़ में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ महविश, के जो ये पेरेंट्स होते हैं ना, जैसे आपने अभी बात कही कि क्या बात कही थी, कौन सी वाली? एक तो 10,000 अभी जो कि अपना बजट बच्चों से शेयर करें। बजट, हाँ, बच्चा जो ये अंडरस्टैंड करता है कि ये जो टेबल पे 3 तरह के खाने या जो ये पिज़्ज़ा रखा हुआ है, ये लाइफ है, ये अच्छा गाड़ी में घूमना, ये ब्रांडेड कपड़े पहनना, दिस इज़ लाइफ। एक्चुअली इन चीज़ों के हुसूल के लिए जो एफ़र्ट्स की जाती हैं, दिस इज़ लाइफ, और जिसके बारे में पेरेंट्स बच्चों से बात नहीं करते हैं। अगर वो टीनेज में एंटर हो चुके हैं, इवन आफ्टर 10 years you can talk about all these topics कि what are your struggles, what are your challenges you are facing in fast paced world, और secondly ये जो बेटा आसाइशें तुम्हें मिल रही हैं ना, इसके पीछे मेरी ये एफर्ट्स हैं। तो ये चीज़ों पे जब आप बच्चों से बात नहीं करेंगे, उसको कैसे पता चलेगा कि लाइफ के चैलेंजेस क्या हैं। पिटफॉल्स तो आते हैं ना, हर एक की लाइफ में आते हैं। आज आप बहुत अगर रईस हैं, आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है ना, तो ये हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा। और या फिर आप रईस हैं, आपका बच्चा अगर ना सक्सेसफुल हुआ आगे फाइनेंशियली सक्सेस की बात करें तो उसको तो आएगा ही नहीं। आपकी बात से मेरे जहन में एक बात आई, जैसे मेरा बेटा हर वक्त कि ही इज 10, when are we changing the car, तो मैंने बस एक दिन उसे कहा कि मैंने कहा I won't change the car, now you will, how will I? कहता है when will we buy Tesla, मैंने कहा you will buy Tesla, you will buy Lamborghini, whatever you want। तो एकदम अजीब हो गया। मैंने कहा now think how will you earn, 10 साल बाद तुम अब चेंज करोगे, ये गाड़ी यही रहेगी। तो अब उसको ये अब कहना ही उसने छोड़ दिया, वरना हर वक्त था मॉम कैन वी चेंज द कार, मैंने कहा नो वी आर नॉट चेंजिंग द कार, अब तुम चेंज करोगे गाड़ी। तो मैं ऑन एंड ऑफ से पूछ लेती हूँ कि सो व्हाट हैव यू डिसाइडेड, तुम्हें करना क्या है पैसे कमाने के लिए? तो वो सोच रहा होगा बैंक वैंक के लौटने का आसान, हैकिंग वैकिंग कर लेता हूँ, गाड़ी तो बदलेगी। तो अच्छा सना, हम इसको अगर पूरा सम अप करें, जैसे हमने बात की कि एक तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स कोई ना कोई गड़बड़ कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चा तो बिल्कुल कोरा कागज़ है, वो पैदा हुआ है। तो आप लोगों ने ये बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे के लिए भी ज़माना चेंज हो गया, उसके बच्चे के चैलेंजेस इतने हैं, तो हमें उस बच्चे के साथ कहीं ना कहीं एज अ दोस्त, टीम मेट की तरह चलना है। हम इसको अगर कंक्लूड करते हैं इस कॉन्वर्सेशन को, कोई बात आप व्यूअर्स से कहना चाहेंगी जो कि पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं इस वक्त, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज regarding this topic? I think मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही होगा कि अपनी कैपेसिटी में भी ओपननेस रखें, गुंजाइश रखें कैपेसिटी अपनी लर्निंग के लिए, और वही चीज़ बच्चों को भी उतना स्पेस दें। इंस्ट्रक्शंस दे देना और उनसे फ़ौरन डिलीवरी की उम्मीद रखना कि फ़ौरन डिलीवर हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसमें भी थोड़ा मार्जिन रखें। और अपने आप को भी ओपन रखें लर्निंग के लिए कि आप भी अगर फॉर इंस्टेंस अब कितनी चीज़ें फॉर इनिशियली सिर्फ साइकोलॉजिस्ट होते थे या साइकाट्रिस्ट होते थे, अब आप देखिए कितनी डाइवर्सिफाइड ये फील हो गई है। दे आर पेरेंटिंग कोचिंग ये भी करती हैं। लॉट ऑफ क्लाइंट्स कम टू मी ऑल्सो, वो कहते थे हमें पता ही नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है, बिकॉज एट टाइम्स पेरेंट्स खुद भी इतने पेरेंट्स खुद इतने स्ट्रेस होते हैं, एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट। ये काम है, हमें ये काम है, उन्होंने बच्चों को लैपटॉप या टैब्स के नाम पे डिजिटल नैनीज दी हुई हैं कि हम जान छुड़ाने के लिए हमने ये कर दिया। छोटे से बच्चे के आगे वो रख देते हैं ताकि जल्दी खाना खा ले। हाँ। तो थोड़ी सी गाइडेंस लेने में या थोड़ा सा अपग्रेड हो जाने में इस चीज़ में कोई मज़ायका नहीं है।
और अगेन कमिंग बैक टू माय पॉइंट, जहाँ मैं कह रही थी कि थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस अपनी बच्चों से भी ये रखें। तो अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन उनको दे रहे हैं तो उनकी डिलीवरी में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा स्पेस लगेगा, वो आपको बिहेवियर अपने आप को मॉडल करना पड़ेगा। वो बच्चा थोड़ा सा ग्रैस्प करेगा, उसको कॉन्सेप्ट देखेगा, सीखेगा, तभी वो डिलीवर करने लगेगा। अदरवाइज फॉरन इंस्ट्रक्शन देना और फॉरन ही एक्सपेक्ट कर देना कि बस अभी मैंने कह दिया जादू की छड़ी घुमा दी है और फॉरन हो जाए जी, तो वो थोड़ा सा बच्चों के लिए भी फिर अनफेयर। थोड़ी सी एम्पैथी रखें एंड we'll all get there. आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, जो सना कह रही है माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है कि बच्चे की प्राइवेसी और उसका स्पेस उसके लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब टीनेज में आते हैं, दे नीड देयर प्राइवेसी। और आपको इतना माइंडफुल होना है। पेरेंटिंग देखिए एक स्किल है, मैं तो अब यही समझती हूँ कि एक स्किल है जो जिसमें हर शख्स एक्सपर्ट नहीं होता, और हमें उन पर नज़र भी रखनी है। वो कहते हैं ना कि देखो शेर की निगाह से और खिलाओ सोने का निवाला, तो वो वाली चीज़ होनी चाहिए। बच्चे को ये फील ना हो कि मेरी माँ मुझे हर वक्त मॉनिटर कर रही है या एक हेलीकॉप्टर मॉम बनी हुई है, तो ये चीज़ फीलिंग उसको नहीं आनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम आपको उस पर नज़र भी रखनी है, उसकी मोबाइल एक्टिविटीज़ पर नज़र रखनी है, उसकी सोहबत पर आपको नज़र रखनी है, लेकिन उसको साथ ही साथ आपको स्पेस भी देना है। उसी सूरत में होगा जब वो हमारे साथ कंफर्टेबल होंगे फॉर कम्युनिकेशन एंड वी आर फ्रेंड्स विद देम, तभी हमें पता चलेगा उनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का, आपने वक्त निकाला, आप आए, और आपकी किताब जो है अल्लाह करे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो। ऑल ओवर पाकिस्तान तो सप्लाई हो चुकी है। अच्छा, हाँ, अवेलेबल है लाहौर, इस्लामाबाद में भी, और मैं अगर ये दोबारा दिखा दूं, अरे यहाँ कहाँ अवेलेबल है? ये लाहौर में है, बुक बैंक कोई यहाँ पे ऑनलाइन कोई पेरेंटिंग द राइट वे तारिक बुक स्टॉल पर है, ये तारिक बुक स्टॉल है, तारिक रोड और बहरिया टाउन में, वहाँ पे भी अवेलेबल है। 1200 रुपए की किताब है जी, और 1200 रुपए में आपको 12 करोड़ रुपए का ख़जाना मिलेगा इसमें। क्योंकि मैं बताऊं, जैसे मैंने कहा कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जब बच्चा पैदा होता है कि अच्छा इसको लिटाना किस तरह है, किस करवट किस तरह बांधने से लेके अभी जब बात करें कम्युनिकेशन इज़ द की, हम जो है वो आमतौर पर बच्चों को डांट डपट का सहारा लेते हैं, या हम कहते हैं मैं बड़ी कंट्रोलिंग पेरेंट, वो बच्चे फिर वो स्प्रिंग की तरह हो जाता है, आपने दबाया और जैसे ही छूटा वो आपके फेस पे आके लगता है। थैंक यू सो मच। मैं फिर कभी किसी और दिन किसी और टॉपिक पे आप दोनों को जहमत दूंगी। ये बहुत बड़ा और बड़ा वसी टॉपिक है जी, लेकिन हाँ वक्त में हम कैद नहीं कर सकते, एंड वी कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट इट, वी ऑल थ्री आर पेरेंट्स ऑल्सो, तो हमारे पास अपने इतने सवाल और एक्सपीरियंसेस होते हैं। मैं ख़त्म करूँगी इस टॉपिक को, मुझे किचन में भी जाना है, लेकिन बस आज का टेक अवे ये है कि अपने बच्चों को एक तो स्पेस दीजिए, उनको इंडिविजुअल समझिए। स्पेस से मेरे जहन में एक बात आई, मेरी जो सबसे बड़ी वाली बेटी है शी टर्न 13, और उससे पहले छोटे बच्चे होते हैं, अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं तो बहुत क्लिंगी होते हैं, दे आर ऑलवेज बाय योर साइड। आप कह रहे होते हैं भाई उधर होके बैठो, फिर होते हैं नो मॉम, और यहाँ से चिपक जाते हैं। जैसे ये टीनेजर होते हैं ये बिल्कुल कमरा बंद करने लगते हैं। तो आई वॉज शॉक्ड कि क्या हुआ है, मुझे लगा मेरी बेटी मुझसे नाराज़ है, क्या वजह है। तो मैंने एक साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड है, काम का फ़ायदा ही मेरे बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट दोस्त हैं, तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू माय डॉटर। कहती हाउ ओल्ड इज शी? बिकॉज़ शी इज़ 13 टर्निंग 14। उसने कहा उसको स्पेस दो, अब उसकी एज है, उसको स्पेस चाहिए, जान छोड़ दो उसकी, वो कमरा बंद करके बैठे रहने दो, शी नीड्स अ प्राइवेसी। तो मुश्किल से हज़म हुआ, लेकिन बाद में जब दूसरी वाली बड़ी हुई तो मुझे पता था अच्छा दे नीड देयर प्राइवेसी। तो बच्चों को इंडिविजुअल समझिए और ज़रूर कम्युनिकेट करें कि व्हाट इज़ अफोर्डेबल फॉर यू। और तीसरी बात, रिवॉर्ड का सिस्टम हमारा जो था ना पेरेंट्स का, बड़ा अच्छा था। मैट्रिक में A1 ग्रेड आएगा तो सोने की चेन मिलेगी, तो हम मेहनत करते थे, या इंटर में पास होने पे कुछ ना कुछ मिलता था। अब ये नहीं कि हर चीज़ जो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उस वक्त फ़ौरन दिला दें, उनको भी एहसास हो कि ये मैंने अर्न किया है। बाकी मोहब्बत की कोई वो नहीं होती, लिमिट नहीं होती, कितना भी लाड प्यार करें, अगर बाउंड्रीज सेट हों, आप बच्चे की रिस्पेक्ट करें, बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करे, तो कोई भी चीज़ लाड प्यार में सड़ाना इज़ अ मिथ। मैं एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद मैं किचन में जाऊँगी। हमारी जो होम शेफ़ है उन्होंने हमें सिखाई थी मैकरोनी सैलड बनानी है, अब हैं चिकन सैंडविचेस, जो कि वो भी कह रही हैं झटपट तैयार हो जाएंगे, तो उनके साथ मिलकर सैंडविच बनाते हैं और फिर मज़े ले लेके खाएंगे। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं वापस आ चुकी हूँ किचन में, और हम अभी जानेंगे हमारी होम शेफ़ इरम से कि जो सैंडविचेस बन रहे हैं वो किस तरह बनेंगे। सैलड हम बना चुके हैं, अब सैंडविचेस बना रहे हैं ताकि हमारा पूरा मील रेडी हो जाए। जी इरम, हम अभी क्या बना रहे हैं? चिकन सैंडविचेस।
चिकन सैंडविचेस। चलो अब मुझे बताना शुरू करूं कि ये जो सैंडविचेस हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए आपने? मैंने लिया था 1/2 kg बोनलेस चिकन बोटी। मैंने उसको बॉईल किया है चिकन टिक्का मसाला। ठीक है। 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। आपने इस तरह बॉईल करना है कि पानी नहीं डालना, हल्का सा ऑयल में चिकन को सौते करके कि ये अपना कलर चेंज कर ले। देन जिंजर गार्लिक पेस्ट, तंदूरी मसाला, और आपने इसको दम पे रख देना है। चिकन अपना पानी छोड़ेगा और तैयार हो जाएगा। जी ठीक है। फिर आपने इसको कर दिया और ये shred। चिकन यहाँ पे रेडी है। अच्छा, इसमें पानी हमने बिल्कुल नहीं डाला, पानी से ही पूरा ड्राई हो गया और अब हमने इसको श्रेड कर लिया। जी। इसमें एक दफ़ा और बता दीजिए, इसमें तंदूरी मसाला डाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट चिकन जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, एंड टिक्का मसाला, सॉरी नॉट तंदूरी मसाला, अच्छा टिक्का मसाला और जिंजर गार्लिक ginger garlic पेस्ट paste। एंड 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। ठीक है, ये सब डाल के 3 आपने चीज़ें। हल्की आंच पे पका लिया, बॉयल हो गया, श्रेड कर लिया। हमारे यहाँ चिकन इसमें- हमारी रेडी हो गई। ठीक। अब अगर आपको इसमें थोड़ी मिर्ची वगैरह ऐड ऑन करनी है, वो आप लोगों के ऊपर है कि रेड चिली फ्लेक्स या कुछ ऐसा डालना है। मैं नहीं डालती, सही। बट अगर आपको डालना, और ये कलर टिक्का मसाले का इटसेल्फ है, तो कोई कलर यूज कोई कलर ऐड नहीं होगा। नहीं। अब हम किस तरह से इसका रेडी करेंगे बस अब बैटर? इसके अंदर अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं। या तो आप क्यूकम्बर की स्लाइसेस कर दें, मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं चॉप क्यूकम्बर्स इसमें ऐड कर लूँ, मैं आपको इसमें चमचा ऐड दूँ? कर दूँ जी, ये जितनी जितनी आपकी ज़रूरत है। ठीक है। अब देखिए, मैंने 1/2 kg चिकन में 1 कप जितना क्यूकम्बर लिया है। इट मीन्स मैंने पूरा 1 खीरा लिया है और ठीक उसको है। चॉप कर दिया। इसके बाद आप इसमें डालेंगे मेयोनीज जितनी आपको चाहिए। सही मैंने है। 1 टेबलस्पून डाली है, आपको बढ़ानी है क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए, लेकिन सही ये है। इनफ हो जाती है टेस्ट अच्छा, ये इतना काफ़ी है? जी, तो बहुत ज़्यादा पेस्टी नहीं होता ये? नहीं, अगर इफ़ यू वांट यू कैन, बट Right. ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वील ऐड केचप आल्सो। सही है, बिल्कुल ठीक है। और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, समझ गई। ठीक है, अब आपने थोड़ा सा इसमें मेयोनीज मिक्स किया। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून केचप डालूंगी एंड आई विल सी इफ़ आई नीड मोर, मैं और ऐड करूंगी, इफ़ नहीं देन इट्स ओके। सही है। बहुत सिंपल सैंडविचेस होती हैं, आप बच्चों को स्कूल लंच में दे सकते हैं। अगर उनको क्यूकम्बर्स पसंद हैं, गुड, नहीं पसंद तो आप माइनस कर दीजिए। सही है। ब्रेड की चॉइसेस आपके पास हैं, ब्राउन लीजिए, वाइट लीजिए, मल्टीग्रेन लें, बहुत हेल्दी होता है ये, एंड इट्स नॉट फैटनिंग अगर आप मेयोनीज ना डालें तो। सही है, ज़बरदस्त। ठीक है, इस किस्म का अगर आपको इसको थोड़ा सा रनी बनाना है तो 1 टेबलस्पून के बजाय आप 2 टेबलस्पून मेयोनीज और 2 टेबलस्पून केचप लगा दीजिए। ठीक है, ज़बरदस्त। ठीक है, ये बैटर आप 1 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं। जस्ट डोंट ऐड क्यूकम्बर्स। क्यूकम्बर्स आप तब ऐड करिएगा जब आप सैंडविच बना रहे होंगे। सो महाविश, अगर आप मुझे कुछ और चाहिए? छुरी चाहिए। छुरी चाहिए, ये लीजिए। थैंक यू। अब आप चिली गार्लिक, मैंने केचप यूज़ किया है, आप चिली गार्लिक यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए एड ऑन में आप चीज़ की स्लाइसेस भी डाल सकते हैं। सही है, बिकॉज ठीक दे है? लाइक टू जी। हैव चीज़। अगर आप लंच बॉक्स में दे रहे हैं तो क्यूकम्बर्स ना डालें, आप उनको सेपरेट दे दें, बिकॉज ब्रेक टाइम में अगर टाइम है तो थोड़ा थोड़ा जैसे वेट हो जाती हैं, सो सही दे है, डोंट ठीक लाइक इट, बट यू कैन ऐड चीज़ स्लाइसेस। सही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक स्लाइस पे केचप हो गया। इसलिए ज़्यादा स्टिकी नहीं बनाया क्योंकि फिर वो ड्रिप होगा। सही है, ठीक है। ओके, ब्रिलियंट। तो इसमें हम चाहें तो चीज़ ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल। नहीं तो हम ये ओके चिली गार्लिक ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्टी इसका जायका आता है। डिपेंड के बच्चे मिर्ची खाते हैं नहीं खाते हैं। ठीक है, आपने ये किया।
चिली गार्लिक से तो मिर्च ऐड हो जाएगी। जी, क्योंकि इसमें इतने स्पाइसेस नहीं हैं, सो यू कैन, बट वही बात है कि मैंने प्लेन केचप यूज़ किया है। मेयोनीज़, अब जब अगर आपको चीज़ स्लाइसेस ऐड करने हो तो आप इस मेयोनीज़ की स्लाइस के ऊपर रख दीजिए, दैट्स इट। सही है। तो मेयोनेज़ आपने लगा दी, चाहे इसमें आप चीज़ स्लाइस ऐड कर लें। बिल्कुल, क्यूकम्बर आप पे है, मुझे इस तरह के फॉर्म में पसंद है। अगर आपको मैं स्लाइसेस करना ले है, लूँ ये? जी प्लीज़, आपको आसान आपको हो जाएगी। स्लाइसेस करना है तो आप स्लाइसेस कर दीजिएगा। नहीं, आई थिंक ऐसे ज़्यादा सही होता है, बाइट में आ जाता जी। है। एक और आप बना रही, जी, मैं बना देती हूँ। और फिर वील बी डन, और फिर हम इसको टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसा है। और फिर ये बताएं कि आपके यहाँ सबसे ज़्यादा क्या शौक से खाया जाता है? मतलब सब ये इंटरनेशनल क्विजीन के शौकीन हैं या देसी खाने चाहिए? देसी, जो घर के बड़े हैं वो देसी, जो बच्चे हैं मेरे उनको देसी वो चाहिए नहीं? नहीं, उनको नहीं चाहिए। तो ये जो पॉपुलर चीज़ है ना, ये मेरे बच्चों की रेसिपी है। उनको अच्छा। मैक्रोनीज चाहिए, उनको ये सब कुछ खाना हाँ, है। बच्चों को तो वैसे भी कुछ डिफरेंट ही चाहिए होता है। जी, तो बस ये है कि क्योंकि मेरी बेटी क्यूकम्बर्स खाती है और मेरा बेटा नहीं खाता, तो इसलिए इसमें आप ऐड ऑन भी कर सकते हैं, आप हटा भी सकते हैं। और मेरा बेटा चिली गार्लिक शौक से खाता है और मेरी बेटी प्लेन केचप, और कुछ बच्चे केचप खाते भी नहीं हैं। सो कोई बात नहीं, आप चीज़ और मेयोनीज़ करके आप उनको सैंडविच बना दें। आपने अगर इसको एक दिन पहले प्रिपेयर अगर आप कर रहे हो विदाउट क्यूकम्बर्स, आप हल्का गीला जो आपके पास किचन टॉवल या कुछ हो, आप अपने लंच बॉक्स के अंदर सैंडविचेस के ऊपर वो बिछा के उसको फ्रीज कर दीजिए, सॉरी उसको आप और फ्रिज उससे में ये होगा रख कि फिर दीजिए। ड्राई नहीं होते ना? नहीं, और एक दिन अगर आपके घर शाम में मेहमान आ रहे हैं, आप ये काम सुबह कर लीजिए या एक नाइट पहले कर लें, सही है। तो ये आपका टाइम बच जाता है। सेम विद मैकरोनी सैलड, आप हर चीज़ बना के रखिए, असेंबल तब करिए जब आपको सर्व करना हो, तो आपका सही। टाइम बहुत बच जाता है इससे। सही बात है। मैं तो कहती हूँ कोई दावत हो ना, आप आधे काम तो एक रात पहले जी, करके रख लें। बस आप चीज़ें प्रिपेयर कर लें, असेंबल मत करिएगा। और बिल्कुल ठीक। सैंडविच तो आप असेंबल कर अब सकते हमारे हैं। सैंडविचेस भी रेडी हो गए हैं और हमारी साथ में ये सैलड है। ये अगर हम यहाँ रख लेते हैं, ये सैंडविचेस इधर, और ये मैं ऐसे ही, ये इसके साथ हम मेयोनेज़ के साथ और केचप के साथ इनको सर्व कर दें। बिल्कुल। ब्लैक पेपर क्योंकि बच्चों को नहीं इतना अच्छा लगता, तो ज़्यादा ना डालें। सही है, ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। आपने ये welcome. बनाया, मुझे बताएं कि आपको आज दोबारा आके हमारे बनाना कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया? बहुत अच्छा। अच्छा, काफ़ी वेट करना पड़ा होगा, लेकिन यू माइट हैव एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन। नहीं, उस टाइम पे मुझे इस चीज़ की तैयारी के लिए टाइम मिल गया, एंड दैट वाज वर्थ इट। थोड़ी सी एनर्जी, सारा कुछ प्रिपेयर, रिलैक्स हो एंड इट्स जाता है। ऑलवेज लवली टू बी हियर। चलिए, Thank थैंक you यू so सो much. नहीं, इट्स ऑलवेज नाइस हैविंग यू टू। और Thank you. प्रॉबली हम कभी ज़िंदगी में दोबारा आपको फिर बुलाएंगे। ज़रूर। और हुए नहीं I would love to. या श्योर, थैंक यू। Thank तो हम you. आज का प्रोग्राम अब ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी हम आई कांट वेट टू टेस्ट दिस सैलड एंड दी सैंडविचेस। कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। आपने यकीनन आज की कॉन्वर्सेशंस एंजॉय की होंगी, दोनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे थी। एक तो ये कि जवान रहने का क्या राज है, वो आपने जाना कि आपको कितना ज़रूरी है कि आप क्योंकि कहते हैं यू आर वॉट यू ईट, आप जो खाते हैं या जो कंज्यूम करते हैं आप वही बन जाते हैं। अब चाहे आपका खाना हो या वो बातें हो जो आप सुनते हैं, अगर आप टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी एनवायरनमेंट से ले रहे हैं तो आप एक टॉक्सिक इंसान बन जाते हैं, और अगर आप अच्छा कंज्यूम करते हैं तो आप अच्छा ही दुनिया को देते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि यू शुड ईट वेल। दूसरी बात ये कि बच्चों की तरबियत में कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। जो आजकल हमारे बच्चे बिल्कुल बेनात के बैल बने हुए और हमारे हाथों से निकल रहे हैं, इट्स अस, नोबडी एल्स टू बी ब्लेम्ड। बच्चे खुद बेचारे बड़े हो रहे हैं और वो अपने हार्मोन से लड़ रहे हैं, तो हम कम से कम उनसे ना लड़ें। ज़िंदगी रही तो कल फिर इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।